आप थोड़ा वापस एक्सप्लेन करेंगे? या ओके, एक मिनट। हाँ, तो हाँ, अभी आ रहा है ना मेरा स्क्रीन आईबिट्स का? हाँ, स्क्रीन तो आ रहा है सर। ओके ओके, देखो अभी है ना, एज फार एज दिस पेन पार्ट इज कंसर्न, सॉरी मैं आपको थोड़ा बिगिनिंग से बता रहा हूँ कि सपोज जितने भी ब्रोकिंग हाउस है मार्केट में, सबका डीमेट के अंदर प्रोसेस अलग अलग रहता है, बराबर है। उसका डिपेंडेंसी कहाँ कहाँ आता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस क्यों अलग अलग रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर सीडीएसएल डीपी में पार्टिसिपेंट है, बहुत सारे ब्रोकर सिर्फ एनएसडीएल में रहते हैं, या फिर देयर आर सम ब्रोकर जो एनएसडीएल सीडीएसएल दोनों में पार्टिसिपेंट है, और बहुत सारे ऐसे ब्रोकर है जिसके पास डिपॉजिटरी नहीं है, तो उनका प्रोसेस भी अलग रहता है। कैसे, मैं आपको जस्ट समझाता हूँ। अभी देखो, कुछ कुछ प्रोसेस एकदम आइडेंटिकल रहता है। एग्जांपल के क्यूसा में जो शेयर पड़ा रहता है, या फिर हम लोग पूल में जो शेयर आकर के पड़ा हुआ है उसका इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन पीओए जहां पर आता है वहां पर अपना को डिपॉजिटरी पिक्चर में आता है, बराबर है। अभी वो क्यों डिफरेंट है, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल कि मेरे पास आज की तारीख में सीडीएसएल और एनएसडीएल डिपॉजिटरी है, दोनों डिपॉजिट एग्जाम्पल, और मुझे दोनों जगह से मुझे पेड करना है। तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि मेरा मुझे क्यूसा से भी पेन करने का रहता है। जैसे कि आज मार्केट में पोस्ट क्लोजिंग के बाद आपको करने के बाद हम ट्रेड सिस्टम के अंदर जैसे ही लास्ट 30 सेकंड्स क्या बोला, नहीं समझा आपका, नहीं था आवाज। अच्छा देखो, अभी 3:30 बजे मेरा मार्केट खत्म होता है, ट्रेडिंग आवर्स कंप्लीट होता है, राइट। 3:30 से 4 बजे तक मेरा पोस्ट क्लोजिंग सेशन चलता रहता है। 4 बजे से 4:15 के बीच में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सचेंज का ट्रेड फाइल मुझे आ जाएगा, और वो भी बीएसई कैश मार्केट और एनएसई कैश मार्केट का। हम वो ट्रेड फाइल क्या करेंगे, मेरी सिस्टम में जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था, इंपोर्ट ट्रेड में जाकर के अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, इमीडिएटली उसका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर देंगे, बराबर है। प्रोसेस में जाकर के कॉन्ट्रैक्ट जनरेट सीसी करेंगे तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द सीसी जो आपने चूज किया हुआ है, किसी के पास आईसीसीएल है या फिर किसी के पास एनसीएल है, वो जो सीसी आपने चूज किया हुआ है वो हिसाब से अपना बिलिंग का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट और बिलिंग का दोनों का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो जो यूजर्स ट्रेड अपलोड करता है ना, उसको प्रायोरिटी क्या सेट करनी है, उसको इमीडिएटली 4:15 बजे जैसे अपना पोस्ट क्लोजिंग भी खत्म हो जाता है 4 बजे के बाद, इमीडिएटली उसको ट्रेड फाइल लेकर के अपलोड करना है। सी उसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जितना आप जल्दी ट्रेड प्रोसेस करेंगे यानी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर देंगे, उतना जल्दी सेटलमेंट वाले का साइकिल शुरू होगा। क्यों? क्योंकि उनको उसके बाद बहुत सारी प्रोसेस करनी है, बराबर है, जो आपको मैं अभी वापस बता रहा हूँ। और वो प्रोसेस करेंगे ना तो उसका क्या होगा मालूम है, आज की तारीख में आपको क्या करना है, अर्ली पे इन करना रहता है, और क्लाइंट को जो मार्जिन आता है ना रात को, वो अर्ली पे इन बेनिफिट, अगर सपोज आपने अर्ली पे इन कर दिया तो क्लाइंट को वो मार्जिन में बेनिफिट मिलेगा, यानी उसको मार्जिन 0 लग के आ जाएगा। यानी अगर ट्रेड प्रोसेस वाले ने कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर दिया तो इमीडिएटली उसको सेटलमेंट वाले को बोल देने के भाई मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, यू जस्ट गो अहेड। तो वो बंदा क्या करेगा पता है, यहाँ पर फर्स्ट जाकर के यहाँ पर ट्रेड के ऊपर क्लिक करेगा। मेरे पास यहाँ पर सैंपल का डेटा सेकंड में का है, इसके लिए मैं सेटलमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। तो ट्रेड प्रोसेस वाला बंदा क्या करेगा, ये जो फर्स्ट है ना सीरियल नंबर 1 वो ट्रेड, अभी ये ट्रेड का ऑप्शन क्या है, बेसिकली ये ट्रेड के ऊपर क्लिक करके वो क्या करेगा, यहाँ पर जो फर्स्ट बटन है ना मास्टर के नीचे प्रोसेस करेगा। इससे क्या इम्पैक्ट आएगा, मेरे पास जितना भी क्लाइंट ने इंट्राडे भी किया है या फिर किसी ने डिलीवरी बाय किया है या डिलीवरी सेल किया है, वो सबका क्या हो जाएगा, नेट ऑब्लिगेशन मेरे ट्रेड मॉड्यूल डीमेट का जो मॉड्यूल है ना उसके अंदर आ जाएगा। यानी सपोज कोई क्लाइंट ने कुछ डिलीवरी सेल की है या कुछ क्लाइंट ने डिलीवरी बाय की है तो उसका इफेक्ट मेरे पास डीमेट में आ जाएगा, बराबर है। जो मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले में बताता हूँ, डिस्प्ले डीमेट के अंदर यहाँ पर सेकंड में सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास सेकंड में का डेटा था और आईओ एंट्री पे मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरा डिस्प्ले डीमेट का मॉड्यूल है। अभी यहाँ पर देखो मैंने जैसे बताया कि ये सेटलमेंट नंबर 81 है, जो कहां पर है, एनसीएल में, यानी एनएससी रोलिंग है। एट द सेम टाइम एनएससी के अंदर
अगर ट्रेड फॉर ट्रेड के अंदर यानी एनसीएल में अपने ट्रेड फॉर ट्रेड में सौदा किया तो यहाँ पर NT2D करके आ जाएगा और रोलिंग में NR11। एट द सेम टाइम आपको देखो यहाँ पर जैसे 81 नंबर का सेटलमेंट है ना, इन द सेम वे यहाँ पर 581 का सेटलमेंट है। अभी वो क्या है आप सबको पता रहेगा कि सेबी ने कुछ महीनों से T+1 भी शुरू कर दिया है। अभी T+1 के अंदर भी जैसे कि ये देखो ये T+2 है NRLL और NT2T, इन द सेम वे ये T+1 है मेरा, राइट। तो T+1 के अंदर भी रोलिंग और T2D यहाँ पर हमारे पास रहेगा। ओके, तो उसका सेटलमेंट का सीरीज वो लोग ने 581 से दिया हुआ है इन केस ऑफ एनसीएल में, और बीएससी में भी वैसे ही कुछ अलग से सीरीज है। तो बीएससी में यहाँ पर सेटलमेंट नंबर आ जाएगा BRLL और BT2T, इन द सेम वे यहाँ पर आ जाएगा BRL1 और BT21। देखो यहाँ पर 1 करके है BNT21, दिस इंडिकेट्स कि ये मेरा T+1 का सेटलमेंट है। NRT2 आएगा, NRLT2 आएगा तो वो मेरा रोलिंग का T+1 का है, और T21 आएगा ना T2D का मेरा सेटलमेंट है 581, राइट। जिसका ट्रांजैक्शन डेट क्या है 2 में और ड्यू डेट है 4 में, और T+2 का रहेगा 5 और 5। अभी यहाँ पर देखो फर्स्ट कॉलम है क्लाइंट पेइंग CPI जो मैंने उस दिन बताया था। T+1 का रहेगा तो एक दिन खुद ब खुद वो सेटलमेंट ड्यू का चेंज हो जाएगा। यस यस, क्यों? क्योंकि हमने क्या हुआ है जैसे मैंने बताया था ना, हाँ इंपोर्ट के अंदर सेटलमेंट मास्टर अपलोड किया था, हाँ बराबर है। जैसे ही मैंने सेटलमेंट मास्टर अपलोड किया तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं T+2 और T+1 का जितने भी सेटलमेंट है वो हम लोग ऑटोमेटिक देते थे, तो अपना ऑटोमेटिक वो ओपन हो जाता है सिस्टम के अंदर, मुझे अलग से उसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये डेट है ना वो सेटलमेंट मास्टर के ऑटोमेटिक आ जाएगी, ट्रांजैक्शन डेट के बाजू में उसका ये ड्यू डेट आ जाएगा। ड्यू डेट यानी ये तारीख को मेरा पे इन पे आउट होने वाला है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ओके बराबर है ओके। ना। तो हाँ बोलिए। संदीप भाई, मतलब हम्म T+1 और T+2 हम्म जैसे कि मतलब जो भी सेटलमेंट साइकिल तो बहुत लंबा होता है, अपन तो क्या है जस्ट पे इन करते हैं इसके लिए। लेकिन मान लो कभी पे आउट शॉर्ट आया, या मान हम्म लो कभी ऑक्शन हो गया, डिलीवरी नहीं हम्म है, या हम्म मान लो मतलब जैसे कि मतलब ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है या जो भी है, मतलब तो उसका हम्म। लंबा चलता है, मतलब एक पूरा सेटलमेंट का फ्रेमवर्क है। तो वो हम दोनों इसमें कर पाएंगे, दोनों इसमें, राइट? टी हाँ प्लस हाँ, ओके टी ओके प्लस टू का देखो T+2 का रोलिंग है, ट्रेड फॉर ट्रेड है, या T+2 में किसी ने ऑप्शन ऑफर भरा हुआ है। इन द सेम वे T+1 जो नया साइकिल शुरू हुआ है वहां पर भी रोलिंग है, T2T है, या फिर उसमें भी किसी ने ऑप्शन ऑफर भरा है T+1 में, तो वो सब यहाँ पर ऑटोमेटिक सब आपको जो 2 तारीख का जितने भी ट्रेड हुआ रहेगा ना मार्केट में वो सब हम्म। यहाँ पर आ जाएंगे। हाँ, मतलब बेसिकली बैड डिलीवरी, क्लोज आउट, वो सब 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 इसमें आ जाएगा ना, मतलब हाँ, टेस्ट कर वो पाएंगे। बैड डिलीवरी सुनो, बैड डिलीवरी नहीं, लेकिन क्लोज आउट जो है ना, क्लोज आउट और ऑप्शन हाँ ट्रांजेक्शन वो सब हाँ। यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा, बराबर है ओके ना। ओके ओके, ओके तो ओके। सबसे पहले मैंने क्या किया है, स्टेप नंबर 1 क्लाइंट पेन में गया, मैंने ट्रेड के ऊपर क्लिक किया, और टिक क्लिक करके मैं जैसे यहाँ पर प्रोसेस करूंगा तो उसने क्या किया कि ये जो 2 तारीख जो ट्रेडिंग डेट है ना, 2 तारीख ट्रेडिंग डेट, इसका जितने भी ट्रेड जो हमने अपलोड किया है, जिसका हमने कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करके क्लाइंट को इश्यू कर दिया है, बराबर है, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी ये जो फर्स्ट स्क्रीन है वो समरी फॉर्म है, राइट, समरी है, यहाँ पर डिटेल कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आपको इतना तो पता लग जाएगा कि आज के तारीख में मुझे कुछ पेन करना है, बराबर है। यानी सीपीआई आ गया, यानी क्लाइंट पेड, यानी क्लाइंट से मुझे शेयर लेने का है, या फिर एज अ ब्रोकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके उधर जो यूजर है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पे इन करना है, बराबर है ना। एट द सेम टाइम जो शेयर मेरे पास पूल में आ गया उसका मुझे क्या करना है, एक्सचेंज पे इन करना है, बराबर है। एक्सचेंज पे इन करने के बाद, एक मिनट, एक्सचेंज पे इन करने के बाद मुझे उसको, एक सेकंड, हाँ, एक्सचेंज पे इन करने के बाद मुझे उसकी सब अलग अलग प्रोसेस है, फाइल जनरेट करनी है, मुझे जो एक्सचेंज को रिपोर्टिंग करने का है कि कौन से क्लाइंट का मैंने अर्ली पेन किया है, वो सब प्रोसेस मेरी शुरू होगी। तो वो प्रोसेस है ना बहुत सारी, मतलब एंड तक चलती रहती है। इसके लिए ट्रेड वाले को क्या करने का, इमीडिएटली गो हेड का देने का है अपना सेटलमेंट वाले को। जैसे मैंने ये ट्रेड यहाँ पर पुल कर दिया, अभी मेरा प्रोसेस यूजर क्लाइंट पेन वाला का जो यूजर है जो सेटलमेंट करता है उसका प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बराबर है। अभी क्लाइंट का शेयर कहाँ कहाँ पड़ा रहता है, टी डे के लिए इधर क्यूसा में पड़ा रहता है, क्यूसा में भी आपके पास 2 अकाउंट है, एक
सीडीएसएल क्यूसा है और एक एनएसएल क्यूसा है। नॉर्मली 2 क्यूसा का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था मालूम है, कुछ स्टॉक सिर्फ सीडीएसएल में लिस्टेड थे, कुछ स्टॉक सिर्फ एनएसएल में लिस्टेड है, कुछ स्टॉक सीडीएसएल में लिस्टेड है, कुछ स्टॉक सिर्फ सीडीएसएल में लिस्टेड है। तो वो हिसाब से हमें यहाँ पर 2 क्यूसा खोलना पड़ता है, नॉर्मली रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने 2 टिक रखा हुआ है कि भाई आपको क्यूसा से भी पे इन करना है तो आप वो कर दो। नाउ दूसरा है इंटर सेटलमेंट पे इन। अभी ये सीरियल नंबर 10 और 11 जो टीडी के लिए है वो क्या है, बेसिकली मेरे पास आज पे आउट आया है पुल में T-2 का, जो पुल में पड़ा है, और वही सेम स्टॉक आज क्लाइंट ने मार्केट में बेच भी दिया है, मार्केट में बेच दिया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पुल में से ही पुल में वापस एक्सचेंज में पे इन करना पड़ेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेटलमेंट नंबर चेंज हो जाएगा, राइट। T-2 का सेटलमेंट नंबर अलग रहेगा और जो आज मैंने सौदा किया है टी डे पे उसका सेटलमेंट नंबर अलग रहेगा। तो बेसिकली इंटर सेटलमेंट पे क्या आता है कि मेरा सिर्फ सेटलमेंट नंबर चेंज रहता है, पूल अकाउंट मेरा वही रहता है। तो ये इंटर सेटलमेंट भी ट्रांजेक्शन मुझे यहाँ पर प्रोसेस करना पड़ता है। एट द सेम टाइम जैसे मैंने बताया अभी सबको कि मुझे पीओए से पे इन करना पड़ता है, बराबर है ना। पीओए यानी मेरे पास अगर मैं डिपॉजिट सीडीएसएल का हो तो सीडीएसएल से, एनएसएल हो तो एनएसएल से, या फिर दोनों का। अभी देखो सीडीएसएल में से अगर मुझे पे इन करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, होल्डिंग फाइल लेनी पड़ेगी, बराबर है, क्योंकि आप खुद सीडीएसएल डीपी हो, राइट। ओके, अगर एनएसएल में भी डीपी हो तो एनएसएल की होल्डिंग फाइल लेनी पड़ेगी। यानी सीडीएसएल में मुझे जो होल्डिंग फाइल है वो आती है DPC7 और एनएसएल में जो होल्डिंग फाइल आती है वो मेरी है SOH। तो हम क्या करेंगे, दोनों डिपॉजिटरी की होल्डिंग फाइल में सिस्टम में अपलोड कर दूंगा। और वो भी कितने बजे, मैं एकदम एडवांस में अपलोड करके रखूंगा 3:30 बजे। क्यों 3:30 बजे, क्योंकि जैसे ही ट्रेड प्रोसेस वाले का ट्रेड अपलोड हो जाता है और हम उसका ट्रेड वहां पर डीमेट में पुल करते हैं, इमीडिएटली आपका ये एक ही क्लिक में सब प्रोसेस हो जाना चाहिए, बराबर है। इसके लिए मैंने क्या किया है, अगर टी डे का मुझे प्रोसेस करने का एज ए आज मेरा फर्स्ट डे है तो मैं सेकंड में यहाँ पर कर्सर रखूंगा। मेरी ट्रेडिंग डेट कौन सी है, सेकंड में। यहाँ पर ये मेरी ट्रांजेक्शन डेट है और ये मेरी एग्जीक्यूशन डेट है, वो भी मैं सेकंड में करूंगा। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस में सेम डे पे जनरेट करूंगा। यानी देखो ये जितनी भी टिक है ना, उससे क्या इंपैक्ट हो जाएगा कि सबसे पहले तो मेरा ट्रेड पूल हो जाएगा सिस्टम के अंदर, बराबर है। यानी डिलीवरी ऑब्लिगेशन जो है सेल और बाय का वो आ जाएगा। एट द सेम टाइम अगर मेरा क्यूसा से पे इन हो रहा है तो ये दोनों क्यूसा से भी मेरा पे इन हो जाएगा। तीसरा, मैंने इंटरसेल में मारा है, इंटरसेल यानी T-2 का एग्जांपल, कोई शेयर मेरे पास पूल में आकर के पड़ा हुआ है और वही शेयर क्लाइंट ने टी डे में सेल कर दिया है, तो उसका भी यहाँ से पे इन हो जाएगा, सॉरी यानी पे इन यानी इंस्ट्रक्शन जनरेट हो जाएगी, राइट। और लास्ट में अगर मेरे पास सीडीएसएल और एनएसएल में पीओ है तो वहां से मेरा पे इन भी हो जाएगा। अभी ये जो पे इन प्रोसेस जो है ऑल पीओ वाला, वो पे इन प्रोसेस करने के लिए मुझे सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, दोनों डिपॉजिट से मुझे होल्डिंग फाइल यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। वो कैसे, तो मैं जाऊंगा इंपोर्ट डीमैट रिको के अंदर। जैसे ही मैं इंपोर्ट डीमैट रिको में जाऊंगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन है मेरा होल्डिंग फाइल डीपी होल्डिंग DPC7, जिसका नाम है सीडीएसएल में जो DPC7 फाइल आती है वो हम लोग अपलोड करेंगे। यहाँ पर क्या होता है मालूम है, होल्डिंग फाइल के अंदर क्या रहता है कि जो क्लाइंट का, देखो यहाँ पर मैंने क्या डिस्क्रिप्शन दिया है पे इन करते समय, पीओए, यानी मैं सिर्फ पीओए क्लाइंट का मैं पे इन करूंगा। जिसका आपने पीओए नहीं लिया है, यानी वो जो नॉन पीओए क्लाइंट है उसका मैं पे इन नहीं करूंगा, राइट। तो मैं इंपोर्ट डीमैट रिको में जाऊंगा और DPC7 अपलोड करूंगा। ये प्रोसेस यानी ये अपलोडिंग के अंदर हमने क्या किया है कि जो जो क्लाइंट का मैंने पीओ लिया है वही क्लाइंट का मैं यहाँ पर डेटा इंसर्ट करूंगा। जो नॉन पीओ क्लाइंट है उसका डेटा मैं यहाँ पर इंसर्ट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। एट द सेम टाइम जब मैं एनएसडीएल की फाइल अपलोड करूंगा जिसका नाम है SOH, तो वहां पर भी सेम आ जाएगा कि जो क्लाइंट का पीओ है उसका ही में डेटा सिस्टम के अंदर अपलोड हो जाएगा, राइट। नॉन पीओ क्लाइंट का डेटा अपलोड होगा नहीं। एक बार सिस्टम के अंदर मेरा डेटा अपलोड हो गया और वो मुझे अगर देखना है तो मैं जाऊंगा डिस्प्ले के अंदर, यहाँ पर एक बेनिफिशियरी करके ऑप्शन है, राइट। और यहाँ पर एग्जाम्पल में सेकंड में करता हूँ, राइट। मैंने डबल क्लिक किया तो देखो आगे वाला फर्स्ट डेट है ना पीछे रिपीट हो गया, राइट।
और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर ऑप्शन है डीपी होल्डिंग डेट करके, तो यहाँ पर मेरे पास अभी सैंपल के अंदर सैंपल जो डेटा है उसमें मेरे पास सिर्फ DPC7 फाइल थी, तो वो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी, राइट। तो ये यहाँ पर दिखेगा, जैसे ही आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे ना जूम करने के लिए, तो आपको मिल जाएगा कि कौन से स्टॉक के अंदर मेरा यहाँ पर होल्डिंग अपलोड हुआ है। और यहाँ पर अगर आप ट्रांजेक्शन नंबर करेंगे दूसरा टैब, तो यहाँ पर कितने क्लाइंट का, अभी एक सिंगल क्लाइंट है जो टेस्टिंग बेसिस पे हमने डेमो दिखाने के लिए मैंने ये प्रोड्यूस किया हुआ है, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे क्लाइंट का पीओ आपने लिया है, तो हर एक क्लाइंट का कौन से स्क्रिप्ट में कितना होल्डिंग है वो सब यहाँ पर आपको देखेगा। एक मिनट, कौन से स्टॉक में कितना क्लाइंट का होल्डिंग है वो यहाँ पर आपको देखेगा, राइट। और ये स्क्रिप्ट अकाउंट वाइज स्क्रिप्ट वाइज होल्डिंग यहाँ पर आ जाएगा। मल्टीपल क्लाइंट आएंगे तो एक के नीचे एक क्लाइंट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये होल्डिंग जो यहाँ पर अपलोड किया, वो होल्डिंग रीड करके मैं क्या करूंगा, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन जो मैंने बताया ना, यहाँ से मैं क्लाइंट का पे इन करूंगा। यानी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ यूजर, एज अ ब्रोकिंग फर्म, आपके उधर जितने भी यूजर है, ये यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लाइंट का शेयर जो आपके पास पड़ा है, कुछ क्यूसा में पड़ा है, कुछ पूल में पड़ा है, या फिर कुछ पीओए में पड़ा है, वो सबका आपको पे इन करना है, बराबर। जैसे आप पे इन करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो स्क्रीन है क्लाइंट पे इन वाला, यहाँ पर देखो आईओ क्वांटिटी में की कॉलम में डेटा फिलअप होते जाएगा, बराबर। ये डेटा अगर फिलअप हो गया यानी आपका पे इन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बराबर है। अभी देखो खाली ये प्रोसेस करने से आपकी जॉब कंप्लीट नहीं होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं होती है, उसको आगे आगे कुछ और करना पड़ता है। क्या, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इमीडिएटली क्या करना पड़ता है आपको, इसकी स्लिप जनरेट करनी पड़ती है। अभी स्लिप मतलब क्या, देखो आपने जो क्यूसा से पे इन किया, या कुछ इंटरसेमेंट किया, या फिर कुछ पीयूए से पे इन किया, तो ये तीन टाइप की आपको स्लिप जनरेट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे आप स्लिप जनरेट करेंगे, यानी उसका फाइल जनरेट करने के लिए स्लिप जनरेट करनी पड़ेगी, और वो जो फाइल जनरेट होगा, वो फाइल आप अल्टीमेटली डिपॉजिटरी में अपलोड करेंगे, यानी सीडीएसएल में या एनएसएल में, वहां पर अपलोड करेंगे, तभी आपका ये काम कंप्लीट होगा। लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, वहां से मैं रिस्पॉन्स फाइल लेकर के मैं सिस्टम के अपलोड करूंगा और उसका रिको प्रोसेस करूंगा, तब जाकर के आपका ये जॉब कंप्लीट होता है, बराबर है। तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1 कि मैंने जो क्लाइंट का पे इन कर दिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर डीमेट पे इन पे आउट के अंदर में जाऊंगा, और यहाँ पर देखो मैंने स्लिप जनरेशन का मॉड्यूल, वो स्लिप जनरेशन का मॉड्यूल में जाऊंगा। अभी देखो जो जो फैशन में आपने यहाँ पर पे इन किया है ना, तीन स्टेप में, क्यूसा, आईएसटी और पीओए, वही मैनर में हमने स्लिप जनरेशन के अंदर यहाँ पर मॉड्यूल दिया हुआ है कि क्यूसा बेनिफिशियरी, यानी अगर आपके पास प्रो अकाउंट है ना, तो प्रो का भी हमको यहाँ पर होल्डिंग मेंटेन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा वीकली होल्डिंग रिपोर्टिंग में जाएगा, और इंटरसेमेंट या फिर पीओए पेइंग, बराबर है। तो वही फैशन में मैंने यहाँ पर स्लिप जनरेशन का यहाँ पर वो दिया हुआ है, राइट। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सेकंड में सिलेक्ट करूंगा, तो सेकंड में मेरा सिलेक्ट हो गया। और जैसे ही, तो यहाँ पर आपने देखा रहेगा कि कुछ मैंने सीडीएसएल पीओ से पे इन किया है। यहाँ पर अगर आपके पास एनएसडीएल रहेगा, तो एनएसडीएल वाला भी पे इन का प्रोसेस यहाँ पर आ जाएगा, राइट। मैंने आईएसटी भी मार दिया, और मैंने अल्टीमेटली सीडीएसएल क्यूसा से भी पे इन कर दिया। अगर एनएसडीएल रहेगा तो एनएसडीएल भी यहाँ पर आ जाएगा, राइट। और ये सीडीएसएल से इंटरफेरेंस करते हैं, लेकिन अगर एनएसडीएल रहेगा तो आपका एनएसडीएल भी यहाँ पर पूरा आ जाएगा, बराबर है। और मुझे क्या करने का है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये प्रोसेस के अंदर मैंने जस्ट आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर मैंने ये जो प्रोसेस किया ना, तो आपने देखा होगा कि मेरे पास आज की तारीख में कितने सेगमेंट एक्शन में सौदा हुआ है। कैश मार्केट के अंदर रोलिंग में भी हुआ है, ट्रेड फॉर ट्रेड में हुआ है, और T+1 में भी सौदा हुआ है, यानी T+2, T+1, रोलिंग T2T, यानी टोटल 4 सेटलमेंट टाइप में मेरा सौदा हुआ है। तो ये प्रोसेस करते समय, क्लाइंट पेइंग वाला प्रोसेस करते समय, आपको यहाँ पर कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, सिस्टम ऑटोमेटिक पे सबका कर देगी, बराबर है। कभी कभी आपको प्रायोरिटी चाहिए कि मुझे सिर्फ T+1 का पे इन करना है, T+2 का पे इन नहीं करना है। देखो अभी आज की तारीख में T+1, T+2 दोनों शुरू हो गए, बराबर। तो आपकी रिक्वायरमेंट आ गई कि नहीं, चलो एक काम करो, अभी फिलहाल एक बार T+1 का ही पे इन करते हैं, T+2 का मुझे पे इन करना नहीं,
तो यहाँ पर हमने ड्रॉप डाउन के अंदर है ना बहुत सारा सेटलमेंट टाइप का मैंने लिस्ट दिया हुआ है। कभी कभी आपकी प्रायोरिटी आती है कि चलो ऑप्शन का ही पेन करो, राइट, रोलिंग टी का बाद में करो, तो वो भी मैं यहाँ पर चूज कर सकता हूँ, बराबर है। तो ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर नीचे ड्रॉप डाउन के अंदर मैंने यहाँ पर रोलिंग और टी का भी दिया हुआ है, और देखो T+1 के अंदर रोलिंग और टी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये स्पेसिफिक सेटलमेंट टाइप अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो उसका ही पे इन यहाँ पर होगा, बराबर है। अगर यहाँ पर मैं ऑल करता हूं यानी सबका पे इन हो जाएगा जो आज की तारीख में मेरा ट्रेड किया हुआ है वो, राइट। जैसे ही यहाँ पर ये प्रोसेस से मेरा पे इन जनरेट हो जाता है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्लिप जनरेशन का मॉडल में चला जाऊंगा, और यहाँ पर भी यही फैशन में हम लोग स्लिप जनरेट करेंगे, क्यूसा, आईएसटी और पीओ पे इन। और यहाँ पर ये मास्टर के नीचे ये जो प्रोसेस का बटन है ना वो मैं दबा दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा मालूम है, जितने भी ट्रांजेक्शन मैंने जनरेट किए वो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पर एक स्लिप नंबर अलोकेट हो जाएगा, बराबर है। और स्लिप नंबर अलोकेट करने के बाद रिस्पेक्टिव जो जहां पर हमने स्लिप किए जनरेट किया है उसका यहाँ पर मैंने रिपोर्ट नंबर दिया है। एग्जांपल के सपोज मुझे पीओ से मैंने पीओ से पे इन किया है, राइट, सीडीएसएल पीओ से मैंने पे इन किया है, राइट। तो वो पे इन का रिपोर्ट नंबर है 263,164। जैसे वो रिपोर्ट में फायर करूंगा उसकी में स्लिप फाइल बन जाएगी, और वो फाइल में हम लोग सीडीएसएल में अपलोड कर सकेंगे, सीडीएसएल में ईजीए में, राइट। और दूसरा ऑप्शन है, सपोज यहाँ पर अगर मैंने इंटरसेप्ट कर दिया तो उसका यहाँ पर स्लिप नंबर जनरेट हो जाएगा जिसका रिपोर्ट नंबर है 263.122, और लास्ट में क्यूसा से भी अगर मैंने पे इन किया है तो उसका रिपोर्ट नंबर है 263,178। अभी मैं रिपोर्ट सेक्शन में जाता हूँ, रिपोर्ट के अंदर डिमेट में मैं गया, ये बराबर। प्रो का नहीं है क्या यहाँ पे? हाँ मैंने प्रो का नहीं रखा है, प्रो का भी यहाँ पर है ना एज अ बेनिफिशियरी करके आ जाएगा, मैंने सैंपल डेटा में भी प्रोड्यूस नहीं किया है। लेकिन जैसे पी है, पी यानी पुल वाला, यू मतलब पूछा वाला, तो यहाँ पर बी करके आ जाएगा, बी जो मैंने यहाँ पर रखा है पेन करते समय। ले देखो लास्ट है ना बेनिफिशियरी पेन, राइट। बेनिफिशियरी यानी अगर आपके पास प्रो का अगर आपके पास स्टॉक है और प्रो ने भी कुछ ट्रेड किया हुआ है और उसका होल्डिंग आपके पास पड़ा हुआ है, तो सिस्टम क्या करेगा, ये लास्ट वाला अगर ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे ना तो उसका भी प्रो का भी पे इन हो जाएगा, और उसका भी यहाँ पर क्लिक जनरेट करेंगे यहाँ पर तो उसका भी बी यानी प्रो उसका भी स्लिप यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, उसका भी रिपोर्ट नंबर आ जाएगा, बराबर है। उसमें मतलब अर्ली पे इन और दोनों नॉर्मल दोनों। हाँ मैं बताऊँ वो कैसे आएगा, देखो यहाँ पर है ना जैसे आप स्लिप जनरेट करेंगे ना, राइट, तो यहाँ पर देखो डिफॉल्ट टिक अर्ली पे इन का लगा ही है, अर्ली पे इन, हाँ बराबर, ठीक है तो वो ठीक है। सब, हाँ तो सबका अर्ली पे इन हो जाएगा, यानी उसका जो ट्रांजेक्शन जनरेट होगा ना वो सबका अर्ली पे इन बेसिस पे हो जाएगा। और जैसे मैं स्लिप जनरेट करूंगा वो जितने भी मैंने ट्रांजेक्शन किया उसका स्लिप नंबर भी जनरेट हो जाएगा, और रिपोर्ट में जाऊंगा एग्जाम्पल के 263,164 वो रिपोर्ट में जाऊंगा मैं 263,164, तो वो रिपोर्ट जो है ना यहाँ से ये रिपोर्ट फायर करूंगा तो मेरा फाइल भी बन जाएगा, और वो फाइल ये एफ करके है बटन, ये बटन में सिलेक्ट मतलब प्रोसेस करूंगा तो मेरा फाइल बन जाएगा, और ये फाइल हम क्या करेंगे सीडीएसएल डिपॉजिटरी में ईजीएस में अपलोड कर देंगे। अगर एनएसडीएल रहेगा तो आपके पास स्पीडी का या आइडियाज का लॉगिन रहेगा, वहां पर हम लोग फाइल अपलोड कर देंगे, और फाइल अपलोड कर देंगे यानी मेरा डेटा वहां पर प्रोसेस हो जाएगा। उसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि अगर मैंने क्यूसा से पे इन किया रहेगा तो क्यूसा का माल शेयर कहां पर आ जाएगा, पूल में। अगर मैंने इंटरसेटलमेंट किया रहेगा तो इंटरसेटलमेंट क्या होगा, पूल वही रहेगा लेकिन सेटलमेंट नंबर मेरा चेंज हो गया यानी मेरा नया वॉलेट में शेयर आ जाएगा। और थर्ड, अगर मैंने पीओएसआई पे इन किया रहेगा तो क्लाइंट का अकाउंट में से पे डेबिट होकर के मेरे पूल में चला जाएगा, राइट, और उसकी स्लिप जनरेट करके मैं डिपॉजिटरी में अपलोड कर दूंगा। अभी देखो यहाँ पर ये जो स्क्रीन है यहाँ पर ये 1200 का मैंने पे इन कर दिया लेकिन अभी तक उसका रिको नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है मालूम है कि एक यूजर ने पे इन का प्रोसेस कर दिया, उसने स्लिप भी जनरेट कर दी, लेकिन जो डीपी में अपलोड करता है फाइल उसने फाइल सिलेक्ट करके अपलोड नहीं किया, तो आपका साइकिल कभी कंप्लीट होता है कि आपको क्या करना है, डिपॉजिट से अलग अलग जो रिस्पॉन्स फाइल आती है, राइट, वो रिस्पॉन्स फाइल यहाँ पर अपनी सिस्टम में अपलोड करने के बाद उसका रिकंसिलिएशन प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर जैसे ही आप रिकंसिलिएशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर रिको आईओ क्वांटिटी जो है ना वो एग्जैक्टली जो आईओ क्वांटिटी में क्वांटिटी उतना आ जाना चाहिए। ये दोनों क्वांटिटी अगर एकदम सेम है यानी आपका रिकंसिलिएशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बराबर है। तो सर इसके सर एक क्वेश्चन, स्लिप जनरेट करने के बाद हम्म ओके, मुझे
डीपी के सिस्टम में कुछ अपलोड करना है क्या? हाँ हाँ, वही तो मैं बताया ना। देखो, अच्छा। जैसे कि मैंने स्लिप जनरेट कर दिया, हाँ तो हाँ। यहाँ पर देखो, ये मेरा पीओ का मैंने यहाँ पर स्लिप जनरेट कर दिया। उसके नीचे है मैंने इंटर स्टेटमेंट का स्लिप जनरेट कर लिया, और उसके नीचे है एग्जांपल के दूसरा का मैंने स्लिप जनरेट कर लिया। हाँ, स्लिप जनरेट हो गया, बट हाँ, अभी ये अभी स्लिप जनरेट हो गया तो स्लिप जनरेट जो हुआ है वो मुझे कहाँ अपलोड करना है, वो मैं हाँ, पूछ रहा वही बता रहा हूँ। जो हूँ। हाँ, स्लिप जनरेट किया ना, उसका मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रिपोर्ट फायर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के मैं रिपोर्ट डीमेट में गया, बराबर। रिपोर्ट के अंदर डीमेट वाला जो सेक्शन है ना, उसमें गया। अभी देखो यहाँ पर 263 164 है। एक सेकंड है, मैंने उस दिन स्लिप जनरेट कर दिया था। मैं डिस्प्ले डीमेट स्लिप में जाता हूँ सेकंड में, और उसका जो बैच नंबर जनरेट हुआ ना, वो बैच नंबर सिलेक्ट करके मैं आपको, अच्छा फाइल नहीं बनाया, ओके देखो, हाँ हाँ, हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर है ना 263 164, ये रिपोर्ट जो है किसका है? सीडीएसएल पीओए पेंट टू सीडीएसएल पूल और प्रिंसिपल, यानी पीओए का माल शेयर में कहां पर ट्रांसफर करता हूँ? पूल में, और ईजीएस्ट। हाँ। सीडीएसएल पूल और प्रिंसिपल में। इन केस ऑफ आईसीसीएल मुझे प्रिंसिपल में करना पड़ेगा, और इन केस ऑफ एनसीएल मुझे सीडीएसएल पूल में डालना पड़ेगा, राइट? अभी देखो यहाँ पर जैसे मैं एफ का बटन दबाऊंगा ना, मेरी फाइल जनरेट हो जाएगी, बराबर है? अच्छा, अभी ये फाइल जनरेट करने से पहले अगर मुझे डेटा, जो आउटपुट डेटा है वो कैसे आ रहा है मुझे देखना है, तो यहाँ पर मैंने ये ग्रिड करके जो बटन है, उसके बाजू में मेरा एक स्मार्ट टेक्स्ट करके बटन है, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरा डेटा जो फाइल के अंदर आने वाला है, वो सेम डेटा यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर देख सकता हूँ, बराबर है? कि जैसा भी ये डेटा कौन सा था, सीडीएसएल पीओएस, सीडीएसएल पूल और प्रिंसिपल। तो यहाँ पर देखो, ये पांच पांच मतलब मेरा ऑफ मार्केट करके यहाँ पर आ गया, मेरी एग्जीक्यूशन डेट आ गई, क्लाइंट का अकाउंट नंबर आ गया, शेयर कहाँ पर जा रहा है वो आ गया, और उसका आयोजन और क्वांटिटी, और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाए, बराबर है? तो मैं क्या करूंगा, ये रिपोर्ट को मैं सिर्फ सिंपल में फायर करता हूँ। 263 164 वाला जो रिपोर्ट है, उसको मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करके एफ का बटन दबा दूंगा, और वो जो फाइल बनेगी ना, वो फाइल मुझे सीडीएसएल में आपके पास इजीएस्ट रहेगा, वो इजीएस्ट में अपलोड करना। अभी मेरे को, मैं क्यों बोल रहा हूँ इजीएस्ट, क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट जो मैंने डिजाइन किया है ना, वो मैंने इजीएस्ट के लिए डिजाइन किया है। ये भी देखो, मैंने इजीएस्ट के लिए डिजाइन किया। आपके आगे जाएंगे ना, यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर हमने लिखा हुआ है फॉर इजीएस्ट, देखो ये इजीएस्ट आ गया, बराबर है? तो ये रिपोर्ट मेरा इजीएस्ट में फायर होगा, इजीएस्ट में अपलोड हो जाएगा, तो वहां से आपको रिस्पॉन्स फाइल भी मिल जाएगी, या फिर आप सीडीएसएल डीपी है तो आपके पास डीपीसी9 करके फिर रिस्पॉन्स फाइल आ जाएगी, वो सिस्टम के अंदर अपलोड करना है। तो इन द सेम वे वहां पर दूसरा रिपोर्ट है, मैं जर्नल स्लिप में जाता हूँ, 263 122 फॉर इंटर सर्पेंट, देखो यहाँ पर रिपोर्ट है, तो मुझे वो दूसरा रिपोर्ट भी फायर करना पड़ता है, 263 122, ये रिपोर्ट है मेरा सीडीएसएल पूल में से इंटर सर्पेंट का, तो वो रिपोर्ट मुझे फायर करना पड़ेगा। और लास्ट रिपोर्ट जो है मेरा क्यूसा से पी, जिसका रिपोर्ट नंबर है 263 178, तो वो रिपोर्ट सेक्शन में जाता हूँ, 263 178 में जाता हूँ मैं। ये रिपोर्ट में अगर फायर करूंगा सेकंड में का, यहाँ पर स्मार्ट व्यू करता हूँ, तो ये क्यूसा से जो मेरा पूल में जा रहने वाला है शेयर, उसका भी यहाँ पर स्लिप फाइल बनने जाएगी, और वो फाइल मुझे इजीएस्ट में अपलोड करनी है, राइट? तो ये तीन फाइल जो मैंने प्रोसेस की, सेम वो सेम टू सेम फाइल मुझे डिपॉजिट में यानी सीडीएसएल में अपलोड करनी है। अगर आपका एनएसडीएल रहेगा तो आपको वो फाइल स्पीडी में या आइडियाज में अपलोड करनी पड़ेगी, बराबर है? तो इसके लिए ये आपका पूरा कंप्लीट मेरा प्रोसेस है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी पेन का प्रोसेस के बाद मैं स्लिप जनरेट करूंगा, और स्लिप जनरेट करने के बाद उसका रिपोर्ट में फायर करूंगा, और उसकी जो फाइल बनेगी वो डिपॉजिटरी में मैं अपलोड कर दूंगा, बराबर है ना? राइट? और कुछ क्वेरी यहाँ पर? हमारे एक यूजर ने हमारे टीम में से हाँ, बोला, ये ईडीएस का भी एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो ना, ईडीएस। अच्छा, ओके ओके, देखो अभी ईडीएस के लिए क्या प्रोसेस है, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे मैं पेज जनरेट करता हूँ, ये तीन जगह से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? एट द सेम टाइम अगर कोई क्लाइंट
ने ईडीएस ऑप्ट किया है, यानी वो नॉन पीओए क्लाइंट है, उसने ईडीएस चूज किया हुआ है, ईडीएस का उसने फॉर्म साइन करके दिया है, राइट। और मॉर्निंग को आपने उसको टीपिन दे दिया उसका होल्डिंग का, और उसने कुछ स्टॉक उसमें से सिलेक्ट कर दिया, बराबर है, ओके। अगर वो स्टॉक उसने जो सिलेक्ट कर दिया उसका आपको मार्केट में शेयर बेचना पड़ेगा, बराबर है। अभी इसके होल्डिंग में 50 मतलब आइजन है, उसका होल्डिंग आपने उसको मॉर्निंग में पॉपुलेट कर दिया, और वो 50 स्टॉक में से उसने एग्जाम्पल 10 स्क्रिप उसने सिलेक्ट कर दिया, और वो 10 स्क्रिप आपको मार्केट में बेचनी है, बराबर है। और वो 10 स्क्रिप में से एग्जाम्पल आप अज्यूम करो कि सिर्फ 6 स्क्रिप्ट का मार्केट में ट्रेड हुआ, और उसमें भी कुछ क्वांटिटी कम मार्केट में मतलब सेल हो गई। एग्जाम्पल के क्लाइंट का अकाउंट में सपोज 5,000 शेयर पड़ा है, और आपका मतलब और उसका मार्केट में सिर्फ 1,000 का ट्रेड होगा, राइट। तो आपको मुझे क्या करने का है, जितनी भी मार्केट में जो ट्रेड हुआ है ना, उसकी आपको मुझे फाइल देनी है, राइट। वो फॉर्मेट में आपको शेयर करूंगा, ओके। तो आपका फ्रंट ऑफिस में जो आपने पूरा जो ईडीएस का जो प्रोसेस किया हुआ है, जो क्लाइंट का शेयर मार्केट में बिका है वो, और जो क्लाइंट ने ईडीएस में जो स्क्रिप्ट सिलेक्ट की है वो, उसमें से जो स्टॉक मार्केट में बिका है उसकी आपको मुझे फाइल देनी है, राइट। वो फाइल मैं क्या करूंगा, मैं आपको वो फॉर्मेट शेयर करूंगा, और वो फाइल आप मुझे जो देंगे उसका मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट डीमेट में जाकर के ये आईओसीपीओ का मेरा एक मॉड्यूल है, वहां पर हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यानी मैं जाऊंगा स्लिप जनरेशन में, और यहाँ पर आपके पास रहेगा, मैं ईडीएस का यहाँ पर आपको एक बना के दे दूंगा, अगर आपने किसी ने चूज किया रहेगा तो वो आ जाएगा ना, तो उसका यहाँ पर हम लोग स्लिप जनरेट करेंगे, और स्लिप जनरेट करने के बाद उसका रिपोर्ट फायर करेंगे, और वो रिपोर्ट हमको क्या करना पड़ेगा, सीडीएसएल में सीडास में देना पड़ेगा, वो एनक्रिप्शन वाला रहेगा, बराबर है ना। तो ऑब्वियसली वो भी आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अपने क्लाइंट को मॉर्निंग में टी पिन जनरेट करके दे दिया, वो टी पिन के अंदर उसका पूरा होल्डिंग दिखा, उसमें से उसने कुछ स्टॉक सिलेक्ट कर दिया सेल करने के लिए, और वो जो स्टॉक आपका मार्केट में बिका हुआ है उसका आपको एक फॉर्मेट है मेरा, उसके अंदर बना के मुझे देना है, यानी हाइब्रिड्स में आपको अपलोड करना है, और फिर अपलोड करने के लिए यानी वो मेरे लिए पेन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बराबर है। फिर आपको क्या करने का है, सीधा आपको स्लिप जनरेशन का मॉड्यूल में जाने का है, जनरेशन में यहाँ पर मैं आपको एक मॉड्यूल दे दूंगा ईडीएस पेन करके, बराबर है। वो ईडीएस का जो यहाँ पर मैं मॉड्यूल आएगा उसके अंदर स्लिप जनरेट करना है, उसका रिपोर्ट नंबर भी आपको यहाँ पर आ जाएगा, और वो रिपोर्ट डिमेट में जाकर के, वो रिपोर्ट डिमेट मैंने यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन वो रिपोर्ट डिमेट में जाकर के आप रिपोर्ट फायर करेंगे तो वो मेरा जितना भी ईडीएस क्लाइंट है उसका फाइल बन जाएगा, और वो भी आपको सीडास में देने का है, क्योंकि वो नॉन पीओ क्लाइंट है, इसके लिए वो फाइल ईजीएस में अपलोड नहीं होगी, वो आपको सीडास में देने का है, और वो भी एनक्रिप्शन करके देनी है, बराबर है। और अगेन उसका भी आपको रिकंसिलिएशन करना है। अच्छा, वो सीडास में अपलोड करना है वो हाँ, जो। ओके ओके। बराबर है, वो सीडास में अपलोड होगा, क्योंकि नॉन पीओ क्लाइंट है ना, वो इजी में अपलोड नहीं होगा, इजी की साइड है ना सीडीएस की, उसमें अपलोड नहीं हाँ होगा। बराबर बराबर। एट द सेम टाइम अगर कोई क्लाइंट एनएसडीएल का है, सॉरी किसी के पास एनएसडीएल डीपी है और उसके पास नॉन पीओ क्लाइंट है, और उसके वहां पर भी आपके पास ईडीएस आपने ऑप्ट करके रखा है, तो उसका भी सेम मतलब उसका भी सेम प्रोसेस रहेगा, आपको उसकी मुझे इंपोर्ट डिबेट में अपलोड करने के लिए एक सैंपल फाइल देनी पड़ेगी, राइट। वो फाइल अपलोड करूंगा, और उसका भी हम लोग क्या करेंगे, स्लिप जनरेट करके फिर हम लोग वहां पर एनएसडीएल का जो आपका डीपीएम रहेगा वहां पर अपलोड कर सकते हैं, बराबर है। ओके, तो ये मेरा कंप्लीट प्रोसेस हो गया, जो जहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हो, बराबर है ना। अच्छा अभी मैं, अच्छा यहाँ तक आपको यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी है? हेलो, नहीं, आप प्रोसीड करिए। करिए ना, हाँ ओके ओके, किसी को कुछ क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग पहले वो एड्रेस कर लेते हैं, राइट। ओके, अभी देखो मैंने पूरा पेन कंप्लीट कर दिया, यूजर ने क्या किया, फाइल बनाया, रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरी में अपलोड कर दिया। अभी मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, उसका रिकंसिलिएशन प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे मैंने बताया ना कि आपका दोनों डिपॉजिटरी में काम हुआ है, और
फाइल बना के अपलोड कर दिया, तो आपको ऑब्वियसली दोनों डिपॉजिटरी से रिस्पॉन्स फाइल आएगा, बराबर है। अभी फर्स्ट में सीडीएसएल में जो रिस्पॉन्स फाइल आता है ना, वो आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि इंपोर्ट डीमेट में जाता हूँ और इंपोर्ट डीमेट रिको में जाता हूँ। ओके, इंपोर्ट डीमेट में रिको गया और यहां पर आपको फाइल आएगी DPC9, ट्रांजेक्शन DPC9, TRX DPC9, उसका नाम है DPC9। वो फाइल में सिस्टम के अंदर अपलोड करता हूं। अच्छा, वो DPC9 कौन से अकाउंट की रहेगी? आपके CDSL पूल अकाउंट की या फिर CDSL प्रिंसिपल अकाउंट की, बराबर है ना? क्यों? क्योंकि मैंने पे इन कहां पर किया है? देखो, IST मैंने पूल अकाउंट में किया, फिर क्यूसा से पे इन भी मैंने पूल अकाउंट में किया, या फिर अगर हमने पीओएस से जो शेयर उतारा वो भी मैंने पूल अकाउंट में या प्रिंसिपल अकाउंट में उतारा। यहां पर एक चीज है, हाँ, सीडीएचएल के अंदर जैसे हम लोग पूल में पे इन करते हैं, एट द सेम टाइम हम लोग डायरेक्ट पे इन भी कर सकते हैं, तो वो डेटा भी मेरा DPC9 में आ जाएगा, बराबर है। अभी हम क्या करते हैं, मेरे पास एक सैंपल का DPC9 पड़ा हुआ है, वो मैं सिस्टम में अपलोड करता हूँ, राइट। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना सबको? हाँ सर। हाँ हाँ, ओके। देखो, मेरे पास सैंपल का एक DPC9 पड़ा है, वो मैं अपलोड करता हूँ, बराबर है। जैसे यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा ना, वो फाइल यदि मेरी सिस्टम में इंसर्ट हो जाएगी। मैंने सैंपल का सिर्फ 6 रिकॉर्ड बनाया है। अभी जैसे मैंने DPC9 फाइल अपलोड किया, राइट, यहां पर क्या हो जाएगा कि मैंने जो पे इन किया है ना, वो डेटा भी बराबर है। पीओएस से पे इन किया रहेगा या IST किया रहेगा या फिर मैंने क्यूसा से पे इन किया रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो जाएगा मालूम है? सपोज कुछ कुछ क्लाइंट ने आपको पीओए नहीं दिया है, बराबर है, तो अगर वो ही क्लाइंट ने शेयर बेचा है, राइट, तो उसने आपको ईडीएस दिया हुआ है, तो उसका भी पे इन का डेटा यहाँ पर आ जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम क्या हो जाएगा मालूम है? सपोज कोई क्लाइंट है जिसने ईडीएस भी नहीं दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, उसने खुद ने फिजिकल इंस्ट्रक्शन स्लिप दी है आपको, आपके डीपी डिपार्टमेंट में, तो उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। प्लस सपोज कोई क्लाइंट का डिमेट बाहर है, यानी आपके पास डिपॉजिटरी में नहीं है, राइट। एग्जांपल के कोई कुछ क्लाइंट का डिमेट एनएसडीएल में है और कोई क्लाइंट का सीडीएसएल में, तो वो लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन स्लिप आपकी फेवर में लिखेंगे और अपने डिपॉजिटरी में देंगे, तो उसका डेटा भी ये फाइल के अंदर आ जाएगा। यानी सपोज यहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड है जो आपने खुद ने पे इन किए हैं वो भी आ जाएगा, और जो बाहर का जो क्लाइंट का डिमेट बाहर है, अगर उसने स्लिप दी है तो उसका भी डेटा आपको यही फाइल के अंदर आ जाएगा, और वो डेटा मैं सिस्टम में अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर मैं सीधा यस करके अपलोड कर लेता हूँ, तो ये मेरा अपलोड हो गया। अभी मैं उसको मुझे रिको करना है, राइट, मैं प्रोसेस में जाता हूँ। अच्छा, एट द सेम टाइम, सॉरी, ये मैंने बताया सीडीएसएल का, लेकिन अगर आपके पास एनएसडीएल का स्पीडी फाइल है, राइट, यानी टीसीएल फाइल है जिसका एक्सटेंशन आता है टीसीएल, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज की तारीख में भी बहुत सारे ब्रोकर के उधर क्या होता है मालूम है, ब्रोकर खुद पे इन करता है सब सीडीएसएल में से, क्योंकि उसके पास सीडीएसएल पीओ है, लेकिन उसके पास सपोज कोई क्लाइंट का डीमेट अकाउंट एनएसडीएल में है और वो सीडीएसएल में शेयर नहीं देता है पे इन के लिए, और वो एनएसडीएल पूल में देता है, राइट, तो उसके लिए आपको कंपलसरी टीसीएल फाइल लेनी पड़ेगी, आइडियाज, बराबर है ना। तो वो फाइल भी यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ। इसके लिए जैसे मैंने बताया ना, स्पीड करके मैंने यहाँ पर रिपोर्ट नंबर 301.001 दी है, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसकी एक्सटेंशन जो टीसीएल फाइल है वो आ जाएगी। उसकी सैंपल फाइल अभी मेरे पास नहीं है,
हाँ, लेकिन CDSL की सैंपल फाइल जो मैंने अपलोड की वो है, बराबर है। तो आपको ये दोनों जो जगह से जो फाइल आती है ना, वो आपको सिस्टम के अंदर अपलोड करना है, बराबर है। अपलोड करने के बाद इमीडिएटली आपको कहां पर जाने का है, प्रोसेस के अंदर डीमेट रिकंसिलेशन कर, डीमेट रिकंसिलेशन न्यू, बराबर है। इसमें चले जाएंगे तो आपको वो डेटा दिखेगा। अभी यहाँ पर डिफॉल्ट है ना 16 मई आज का करंट डेटा आता है। सी नॉर्मली सबको प्रैक्टिस क्या रखनी है, आज मॉर्निंग को आप आएंगे तो आपको कल की यानी 15 मई की जितनी भी फाइल है जो डिपॉजिटरी में आती है वो अपलोड करके पहले उसका रिको करना है, राइट। उसके बाद इमीडिएटली आपको टी डे का जितना भी फाइल आता है ना वो रिको कंटिन्यूसली करना है। अभी मैं मॉर्निंग को आकर के T-1 का फाइल क्यों लूंगा, क्योंकि आज ऑफिस में आपने 7, 7:30 या 8 बजे तक कुछ काम किया हुआ है, राइट। और उसके बाद आप ऑफिस से निकल गए तो रात को भी क्लाइंट ने शेयर आपके पूल में ट्रांसफर किया रहेगा, NSDL में एज वेल एज CDSL में। तो आपको दोनों डिपॉजिटरी की फाइल लेकर के आपको सिस्टम के अंदर अपलोड करना है। तो यानी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, T-1 यहाँ पर सिलेक्ट करूंगी यानी 15 में, और 15 में सिलेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पर जितने भी डेटा आया रहेगा वो आ जाएगा, राइट। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, टी डे का फाइल लूंगा, राइट, ओके। अभी यहाँ पर मेरे पास डेटा सेकंड में का है, इसलिए मैं सेकंड में सिलेक्ट करता हूँ। और देखो मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटा आ गया। अब ये डेटा क्या है, ये डेटा मेरे पास क्या है, देखो मेरे पास ये जो क्लाइंट है A01 है उसका पेइंग है, और उसका पूरा पेइंग मैंने POA से किया। उसके बाद ये दूसरा क्लाइंट है, उसने भी मुझे पेइंग में शेयर दे दिया, बराबर, उसका भी मैंने पेइंग किया रहेगा। अभी ये मेरा जो स्क्रीन है ये कहां पर है, अनरिको का जो मेरा रेडियो बटन है उसमें ये स्क्रीन मेरा है, यानी अभी तक उसका रिको नहीं हुआ है। अभी देखो यहाँ पर मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, मैं डिमेट वाला जो फर्स्ट मैंने जो स्क्रीन बताया ना वहां पर मैंने 1200 शेयर का मैंने पहले पे इन किया था, मैंने खुद ने पे इन किया था, यानी यूजर ने पे इन किया था जिसका अभी तक मैंने रिको नहीं किया है। अभी मैंने DPC9 फाइल ले ली और यहाँ पर अपलोड कर ली। उसके बाद इमीडिएटली फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मार्क एग्जैक्ट मैच। मार्क एग्जैक्ट मैच का मीनिंग क्या है कि देखो जो मैंने पे इन किया है वही डेटा मेरे पास DPC9 में आ गया, वो मुझे क्या करने का है, मेरी बुक में जो मैंने पे इन किया है उसके साथ मुझे रिकंसिलेशन करने का। इसके लिए मेरा फर्स्ट बटन रहेगा मार्क एग्जैक्ट मैच, ये मैं प्रोसेस करता हूं तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आपको मैसेज देगा कि मेरा जो मैंने जो पे इन प्रोसेस किया है उसके साथ ये मुझे मैच करने का है। तो जैसे मैं ओके का बटन दबाऊंगा तो मेरा जितना भी रिकॉर्ड जो मैच होने वाला है वो रिको हो गया, यानी वो अनरिको का रेडियो बटन में से निकल के रिको वाला बटन, रिको का रेडियो बटन उसमें चला गया। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा तो देखो ये मुझे बता रहा है कि मेरा 780 शेयर्स जो मैंने A019 का पे इन किया था उसके साथ ये मेरा रिको हो गया। और यहाँ पर देखो कलर भी चेंज हो गया और यहाँ पर टैग भी चेंज हो गया, जो यू में था पहले वो आर में कन्वर्ट हो गया। देखो यहाँ पर अनरिको में जाऊंगा ना तो वो मेरा यहाँ पर टैग यू करके है, यू मतलब अनरिको, और यहाँ पर रिको में वो मेरा रिको करके दिखाएगा। अभी ये वाला जो स्क्रीन है डिस्प्ले डिमिट वाला स्क्रीन, उसमें क्या इम्पैक्ट आया, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर 780 शेयर्स रिको करके दिखा दिया, यानी 1200 शेयर का जो मैंने पे इन किया उसमें से 780 शेयर्स का मेरा रिको हो गया। अभी भी मेरा कुछ रिको होना बाकी है, बराबर है ना। उसका मीनिंग क्या हो सकता है कि ये मैंने पूरा का पूरा पे इन तो कर दिया 1200 शेयर का, लेकिन रिको क्यों इतना हुआ है। उसका मीनिंग वो हो सकता है कि आपने बैलेंस शेयर का फाइल बनाया है या नहीं बनाया, आपने स्लिप जनरेट कर दिया चलो तो फाइल नहीं बनाया, अगर फाइल बना दिया है तो डिपॉजिटरी में शायद अपलोड नहीं हुआ है। सपोज अपलोड भी हो गया है तो आपने फाइल डाउनलोड नहीं की है DPC9 या फिर TCL फाइल NSDL की। तो आपको यहाँ पर कंपलसरी आपको ट्रैक रखना है कि जितना भी मैंने आईओ क्वांटिटी में मेरा पे इन हुआ है वो मेरा रिको आईओ क्वांटिटी में कंपलसरी आना चाहिए। अगर नहीं आता है यानी आपका कुछ भी प्रोसेस में कुछ भी मिसिंग है, बराबर है ना। उसके बाद मैं जाता हूं वापस रिको वाला स्क्रीन में जाता हूं और यहाँ पर अनरिको में करता हूं। अभी इसका मीनिंग क्या है, ये अभी भी रिको नहीं हुआ है। उसका मीनिंग वो हो सकता है कि ये शेयर आइदर मुझे क्लाइंट ने बाहर से ट्रांसफर करके दिए हुए हैं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, वापस दूसरा एक यहाँ पर टैग मैंने दिया है, अनमेच का टैग दिया हुआ है, अनमेच का टैग में जाता हूं, बराबर है। और
यहाँ पर देखो ये स्क्रीन के अंदर यहाँ पर बटन फ्लैग आ गया ए यानी ये मुझे ऐड करने का है। जैसे मैंने बोला ना कि कुछ कुछ क्लाइंट का डिपॉजिटरी मेरे पास है लेकिन उसने मुझे पीओ साइन करके नहीं दिया है, तो वो खुद पे इन करेगा, राइट। तो वो क्लाइंट के लिए आपको क्या करने का है, उसका जैसे डेटा मुझे दिखेगा डीपीसी 9 वाली फाइल में अपलोड करूंगा, तो यहाँ पर मुझे ऐड का बटन दबाना है। जैसे मैं ऐड का बटन दबाऊंगा ये क्या हो जाएगा, मेरा जो आईओ बुक है वहां पर वो ऐड हो जाएगा। वापस वो वाला स्क्रीन में जाता हूं और रिफ्रेश का मैं यहाँ पर बटन प्रेस करूंगा, तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्लाइंट का शेयर आ गया, राइट। 7,600 शेयर यानी 1,200 शेयर मैंने पे इन किया था और बैलेंस जो है वो क्लाइंट ने खुद ने ट्रांसफर कर दिया, राइट। तो यहाँ पर पूरा आपके पास डेटा आ जाएगा कि कितना शेयर मेरे पास पूल में आ गया, दोनों डिपॉजिटरी में, एनएसएल में और सीडीएसएल में। और आपको कंपलसरी ये रिको वाला स्क्रीन में देखना है कि जैसे मैं डीपी स्टेटमेंट वो जो फर्स्ट वाला जो मैंने बताया था ना, यहाँ पर अगर वापस मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर ये पूरा ब्लैंक हो गया। यानी कंपलसरी ये डेटा जैसे आप टीसीएल फाइल लेंगे या डीपीसी 9 फाइल लेंगे, आपको ये रिको करके उसको यहाँ से ये डेटा रिमूव हो जाना चाहिए। ये स्क्रीन आपका क्या होना चाहिए, अल्टीमेटली मेरा ब्लैंक हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ भी डेटा पड़ा है यानी मेरा रिकंसिलिएशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, बराबर है। अभी मैं वापस ये वाला स्क्रीन में जाता हूँ, डिस्प्ले डिमिट वाला स्क्रीन में, जहां पर मैंने रिफ्रेश बटन करके चूज कर लिया कि मेरा आज की तारीख में यहाँ पर इनवर्ड के अंदर 7,600 शेयर आ गया और 7,180 शेयर मेरा रिको हो गया। अभी भी मेरा कुछ शेयर रिको नहीं हुआ, वो मैं आपको इंडिकेट करता हूँ, बराबर है ना। अभी कौन सा रिको नहीं हुआ मैं बताता हूँ। और यहाँ पर आपको देखेंगे कि अभी भी मेरा पेइन में 52,920 शेयर्स अभी भी मेरा पेइन शॉर्ट है, बराबर है। तो ये सीन कभी प्रोड्यूस हुआ 2 तारीख को जब मैंने पूरा पेइन प्रोसेस कंप्लीट किया था। और कुछ एक और एक स्क्रीन है कि कुछ क्लाइंट ने मुझे एक्स्ट्रा शेयर दे दिए। एक्स्ट्रा का मीनिंग क्या, एक्स्ट्रा का मीनिंग वो हो सकता है कि क्लाइंट का ये सेटलमेंट में ट्रेड नहीं है और उसने खुद ने ट्रांसफर कर दिया। देखो जब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा क्यूसा से पेइन, आईएसटी पेइन या पीओ से पेइन, तो उसके पास तो मेरे पास क्लाइंट का ट्रेड ऑब्लिगेशन तो है ही। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है मालूम है, क्लाइंट को पता नहीं है कि वो उसका शेयर आपके पास क्यूसा में पड़ा है या फिर उसने बीटीएसटी किया है यानी T-2 वाला शेयर पूल में आकर के पड़ा है और वो आप उसने पेन में उतार देंगे आईएसटी करके, राइट। क्लाइंट को मालूम नहीं है और क्लाइंट ने कहा कि क्या कर दिया, बाहर से उसने इंस्ट्रक्शन आपके पूल में ट्रांसफर कर दिया। यानी आपने भी क्यूसा और आईएसटी मार दिया और क्लाइंट ने भी शेयर पूल में दे दिया। या फिर क्लाइंट की गलती भी हो सकती है कि उसने कोई दूसरे वॉलेट में शेयर बेचा है और ये वॉलेट में शेयर ट्रांसफर कर दिया। यानी ये एक्स्ट्रा का केस कभी आ सकता है कि क्लाइंट का ऑब्लिगेशन नहीं है और क्लाइंट ने शेयर यहाँ पर आपके पूल में दे दिए। अभी यहाँ पर आपको कैसा पता लगेगा कि क्लाइंट का कौन सा शेयर एक्स्ट्रा पूल में दे दिया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, संदीप भाई हाँ बोलिए। हेलो, वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो कभी कभी क्लाइंट थर्ड पार्टी से देते हैं कभी भी आता है ना। एक मिनट, थर्ड पार्टी मतलब देखो, मतलब थर्ड उसका पार्टी हम अकाउंट खुद, कभी बोलेंगे, हेलो, हाँ थर्ड पार्टी हम कभी बोलेंगे कि सपोज क्लाइंट का जो कुछ भी डीमेट अकाउंट नंबर मेरे मास्टर में नहीं है, बराबर है, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, थर्ड पार्टी। ठीक, जो डीमेट डिटेल अपने मास्टर में क्लाइंट के ऐड करके रखी है वो तो थर्ड पार्टी आज के डेट में तो है नहीं, बराबर है ना। ओके, तो क्लाइंट ने सपोज उसका जिस तरह उसका बाहर का कोई अकाउंट है वहां से शेयर आपके पूल में ट्रांसफर कर दिए, बराबर है। तो वो केस में क्या होएगा, वो डीमेट डिटेल मैंने मास्टर में तो मैप किया हुआ नहीं है, बराबर है ना, राइट। तो मेरी सिस्टम क्या करेगी, यहाँ पर मैंने जो स्क्रीन बताया ना डीमेट डिको के अंदर, ये जो स्क्रीन है ना, वहां पर क्या होगा मालूम है, यहाँ पर ये अकाउंट कोड ब्लैंक रहेगा। ओके, क्यों, क्योंकि ये जो डीमेट डिटेल यहाँ पर आएगी ना, देखो मैं वापस रिको वाला स्क्रीन में जाता हूँ, एज्यूम करो कि ये मेरा अनरिको का स्क्रीन है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये क्लाइंट का कोड ब्लैंक रहेगा, राइट। लेकिन डीमेट डिटेल आपको मालूम पड़ जाएगी कि कौन से डीमेट डिटेल है, कहाँ से आया, हाँ कौन से डीमेट अकाउंट से आया, लेकिन अकाउंट कोड ब्लैंक रहेगा। क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफिक डीमेट
मैंने मेरे मास्टर में जो मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था अकाउंट डिमेट मल्टीपल के अंदर मैंने मैप किया नहीं है। ओके, यानी ये अकाउंट कोड ब्लैंक है। अगर जैसे ही मैं अनमैच में जाऊंगा और यहाँ पर ऐड का बटन दबाऊंगा ना, तो वो डेटा मेरे मास्टर में ऐड होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अकाउंट Okay. कोड मेरा ब्लैंक है। बराबर है। अभी देखो, Right. मैंने यहाँ पर अनरिको में आपको एक सेंटेंस बोला था कि ये स्क्रीन मेरा ब्लैंक होना चाहिए। बराबर है। अभी मैंने बताया कि क्लाइंट का डिमेट डिटेल नहीं है, सॉरी मेरे मास्टर में मैप नहीं किया है, इसके लिए क्या होगा, अकाउंट कोड ब्लैंक रहेगा। यानी ये डेटा अनमैच में अगर आप ऐड का बटन भी दबाएंगे ना तो वो ऐड होगा नहीं। अभी आपको तो मैंने बोला कि भैया ये स्क्रीन ब्लैंक होना चाहिए, यानी आपको तो मालूम पड़ गया कि सपोज कि रिलायंस मैंने बेचा, रिलायंस का शेयर जो मेरे पास आ गया, एग्जांपल के रूपा का शेयर मेरे पास आ गया और ये डीमेट डिटेल्स आया है और अकाउंट कोड ब्लैंक है, यानी ये स्क्रिप्ट में कोई भी तो क्लाइंट ने शेयर बेचा है जिसका डीमेट डिटेल मेरे पास मास्टर में ऐड नहीं है, यानी ये क्या हो गया आपके लिए थर्ड पार्टी हो गया ना। बराबर। तो ठीक है, फर्स्ट वाला प्रोसेस में तो क्या होगा, हम उसको ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि ये जो रूपा का शेयर आया वो कौन सा क्लाइंट का है। नहीं, बराबर है ना। वो केस में अगर क्लाइंट को हम लोग फॉलो करके उसका डिटेल ले लिया कि ये मल्टीपल दूसरा अकाउंट है, तो यहाँ से बराबर है। डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, देखो उसके अंदर स्टेप है अलग अलग, मैं आपको जस्ट पहले ये कंप्लीट कर लूं कि अगर थर्ड हाँ। पार्टी शेयर आता है वो मास सिस्टम में कैसे ऐड करने का। बराबर है। स्टेप पहले राइट। तो हमने एक्स्ट्रा का बोलते थे, एक्स्ट्रा में जाता हूँ, मैं यहाँ पर डबल टिक करता हूँ तो मुझे पता लग गया कि ये A019 का मेरे पास 1500 शेयर है, उसमें से 1200 शेयर का मैंने पे इन कर दिया। रिको कितना हुआ, सिर्फ 780 रिको हुआ है, राइट। और आज की तारीख में उसका 300 शेयर अभी भी मेरा शॉर्ट है। बराबर है ना। ओके, और यहाँ पर ओके। एक्स्ट्रा के ऊपर मैं करता हूँ जहां पर 5700 शेयर एक्स्ट्रा है उसके ऊपर मैं शॉर्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ पर आ गया कि सपोज ये एक क्लाइंट है NM01, उसका एबीबी का ट्रेड कुछ नहीं है, फिर भी उसने 3000 शेयर मेरे पूल में ट्रांसफर कर दिया। और दूसरा क्लाइंट है, सर वही क्लाइंट है, उसने अतिश करके कोई स्टॉक है, उसका ऑब्लिगेशन कितना है 300 का, लेकिन उसने भी 3000 वही स्टॉक भी ट्रांसफर कर दिया मेरे पूल में। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, देखो 300 में से 3000 आ गया तो 2700 कितना हो गया एक्स्ट्रा, और ये क्लाइंट का ट्रेड ही नहीं है तो उसका 3000 एक्स्ट्रा हो गया मेरे लिए। तो ये क्या हो गया, पूरा एक्स्ट्रा को आएगा। तो मेरे सिस्टम के अंदर आपको पूरा बाइफर्केशन मिल जाएगा कि कौन सा क्लाइंट का कितना एक्स्ट्रा है। और यहाँ पर देखो 1500 शेयर का ट्रेड है, 1200 शेयर मैंने पे इन कर दिया, तो वो पे इन का भी बाइफर्केशन मिल जाएगा कि आईएसटी मैंने कितना मारा, क्यूसा से मैंने कितना उतारा और उसका पीओ से मैंने कितना उतारा, राइट। तो देखो यहाँ पर 780 शेयर रिको हो गया जो पीओ वाला था, लेकिन अभी 270 और 150 रिको नहीं हुआ है जो मैंने क्यूसा से और इन्वेस्टमेंट किया, यानी उसका आपको पता लग सकता है कि भैया मैंने उसका फाइल बनाया है कि नहीं। वो अगर नॉन पीओए रहेगा तो क्या कॉलम आएगा? नॉन पीओ रहेगा ना सर, तो यहाँ पर है ना, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा क्लिक करता हूँ, ट्रांजेक्शन नंबर करता हूँ, और यहाँ पर है ना जैसे पीओए का टैग आता है ना, वैसे यहाँ पर नॉन पीओए का टैग आएगा। नॉन पीओए यानी 2 नंबर का फ्लैग आएगा, 2 मतलब नॉन पीओए क्लाइंट। क्यों? क्योंकि उसका शेयर वो खुद ही ट्रांसफर करेगा जिसका आपने उसका सॉरी वो क्लाइंट आपको पीओए नहीं दिया है वो। बराबर है ना। तो ये स्क्रीन पूरा आपको समराइज फॉर्म में मिल जाएगा कि पूरा एनालिसिस कि इतना ट्रेड का मेरा क्लाइंट का पेन है, उसमें से कितना शेयर आया, कितना रिको हो गया, अभी भी कितना शॉर्ट पड़ा है और कितना एक्स्ट्रा आ गया, और जो मेरे पास आईओ क्वांटिटी में आ गया उसका पेन मैंने कहां से किया, कुछ आईएसटी मारा है या फिर कुछ बेनिफिशियरी से यानी क्यूसा से पेन किया है या फिर कुछ मैंने पीओ से पेन किया है। बराबर है। तो ये पूरा मैट्रिक्स आपको एक ही स्क्रीन में पूरा मिल जाएगा। ओके, अभी हाँ, अभी यहाँ तक किसी को डाउट है अप टू रिकंसिलिएशन? तो मैं थर्ड पार्टी वाला एक बार देख लूं। मेरे पास थर्ड पार्टी वाला सीन तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। ये शेयर रिटर्न कैसे करनी है हाँ, क्लाइंट मैं को? वो प्रोसेस में आता हूँ, मैं वो प्रोसेस में ओके आता हूँ। ओके। अभी देखो यहाँ पर जो अपना एक क्वेश्चन था कि क्लाइंट का शेयर थर्ड पार्टी यानी वो क्लाइंट का डिमेट डिटेल मैंने मास्टर में मैप किया हुआ नहीं है। बराबर है।
तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, वो क्लाइंट को पूछेंगे कि देखो ये शेयर जो मेरे पास आया है वो तेरा ही है क्या? अगर वो हाँ बोलता है कि मेरा है, एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे, उससे डीमेट डिटेल का प्रूफ लेंगे। एम आई राइट? राइट। राइट। अगर वो डीमेट डिटेल का प्रूफ लेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा जो अकाउंट पैरामीटर के अंदर अकाउंट डीमेट करके एक मास्टर है, उसके अंदर जैसे फर्स्ट हमने सेशन में किया था कि सपोज कोई एक क्लाइंट का डीमेट डिटेल मुझे डालना है या मल्टीपल है, तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि A050, देख A050 करके क्लाइंट है, उसका मल्टीपल डीमेट अकाउंट है, सीडीएसएल में, एनएसएल में, किधर भी। तो यहाँ पर वो डिटेल हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऐड करेंगे, बराबर है। ये क्लाइंट के अंदर हम लोग डिटेल ऐड करेंगे मैन्युअली, और वो डिपॉजिटरी कहाँ पर है, एनएसएल में है कि सीडीएसएल में है, और उसका यहाँ पर डीपीआईडी, क्लाइंट आईडी, और वो मुझे पे आउट ये अकाउंट में चाहिए कि नहीं चाहिए, और उसका पीओए है, पीओए रहेगा तो कोई इश्यू है ही नहीं, लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबली नॉन पीओए रहेगा, तो ये पीओए टिक नहीं रहेगा, बराबर है ना। तो ये पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर डाल देंगे ये स्क्रीन के अंदर, राइट। और इमीडिएटली मैं क्या करूंगा, जो मेरा रिकंसिलिएशन वाला जो स्क्रीन था ना, जो यहाँ पर आपको अनरिको में दिखाता हूं, अनरिको में यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर वो अकाउंट कोड ब्लैंक है, बराबर है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अकाउंट कोड के ऊपर कर्सर रख के उसको सिलेक्ट करता हूं, और ये मुझे अलाउ करेगा कि उसका जितने भी अकाउंट कोड जो ब्लैंक रहेगा ना, डीमेट डिटेल सही है, उसका कोड यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, राइट। 1 बाय 1 आपको यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी उसका यहाँ पर अकाउंट कोड अपडेट हो जाएगा, और फिर उसके आगे जाकर के आप क्या कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो, यानी उसको मैच सर कर ये सकते प्लेज बता रहे हो क्या आप? हाँ सॉरी, ये ब्लैंक है, मेरे पास डेटा है ही नहीं सर, थर्ड पार्टी वाला। अच्छा ना, दूसरा टॉपिक है ना, अच्छा अच्छा okay. हाँ ये थर्ड पार्टी वाला है, वो एक जेंटलमैन का क्वेश्चन था ना कि थर्ड पार्टी को आप कैसे मैनेज करते हो, वो है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, वो क्लाइंट का यहाँ पर पहले अकाउंट कोड अपडेट करेंगे, ये अकाउंट कोड वाला अपडेट है, यहाँ पर मैसेज रिकॉर्ड नहीं है, इसके लिए वो मैसेज आता है, एक स्क्रीन आएगा यहाँ पर क्लाइंट का कोड अपडेट करने के लिए, और वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, अनमैच में जाकर के ऐड करेंगे, तो वो डेटा मेरे पास ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे वो ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर आपको वो उसकी पोजीशन के सामने वो डेटा यहाँ पर आईओ क्वांटिटी में आ जाएगा। ओके। तो ये हो गया मेरा पूरा एक पेन का प्रोसेस। अभी उसके आगे जाता हूँ, देखो तो मेरे को सर एक मिनट सर, एक क्वेश्चन है अभी, जैसे कि वो कौन से कॉलम में दिखेगा अगर ऐसा थर्ड पार्टी वाला स्टॉक आया है, वो कौन से कॉलम में दिखेगा? यहाँ पे कोई कॉलम है क्या देखो इसका? देखो एक मिनट, थर्ड पार्टी कभी था जब तक उसका डीमेट डिटेल मेरे मास्टर में नहीं है तब तक, बराबर। हाँ हाँ जैसे वो मैंने मास्टर में ऐड कर दिया तो वो खुद का अकाउंट हो गया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ कॉलम है क्या, जैसे आपका नहीं वैसा बहुत यहाँ सारा पर कॉलम है? नहीं, वो क्या है, मेरे को यहाँ पर जो आईओ क्वांटिटी की कॉलम है ना, उसमें ही देखेगा वो, ये क्या, कौन बराबर सा है ना? कॉलम? ये जो क्वांटिटी कॉलम है ना, आईओ क्वांटिटी करके कॉलम है ना, हाँ वहां पर वो आपको दिखेगा कि ये शेयर मेरा एग्जांपल के ये A999 करके उसने मेरे को 500 शेयर ROH लिमिटेड दे दे, तो वो यहाँ पर ये आईओ क्वांटिटी में यहाँ पर वो दिखेगा, मुझे यहाँ पर वो दिख जाएगा कि वही मेरा शेयर जो है मैंने मैच कर लिया, यानी मैंने मास्टर में उसका डीमेट डिटेल ऐड कर लिया और यहाँ पर वो ऐड हो गया, बराबर ओके। है। इनवर्ड आउटवर्ड मतलब उसका मीनिंग क्या है, मैं थोड़ा भूल गया। इनवर्ड आउटवर्ड क्वांटिटी यानी जो मेरे पास पूल में शेयर आता है ना, मालूम है पहले के जमाने में क्या होता था, फिजिकल शेयर का हम लोग पे इन और पे आउट करते थे, फिजिकल शेयर्स थे ना, यानी हाँ हाँ हाँ, मुझे क्लाइंट फिजिकल शेयर्स देता था तो मैं क्या होता उसका इन्वर्ट करता था, राइट, और फिर मैं अच्छा उसको एक्सचेंज में आउटवर्ड करता था। एट द सेम टाइम जब मेरा पे आउट में मैं एक्सचेंज से शेयर लेकर के आता था फिजिकल शेयर, उसका मैं इन्वर्ट करता था और फिर वो अल्टीमेटली मैं क्लाइंट को आउटवर्ड में देता था। तो वो जो नॉमेनक्लेचर है ना, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, जो हम लोग फिजिकल के जमाने में यूज करते थे, वो सेम नॉमेनक्लेचर यहाँ पर हमने अडॉप्ट कर लिया, आईओ क्वांटिटी यानी इनवर्ड एंड आउटवर्ड क्वांटिटी, बराबर है। ओके। तो मुझे अदर देन फिजिकल का डिमांड हुआ है और पेंडिंग प्रूफ रहेगा तो दिखेगा, और कौन सा सिनेरियो दिखेगा? नहीं नहीं सुनो सुनो तो हेलो, फिजिकल के मैं तो फिजिकल जमाने की मैं बात करता हूँ, वहां पर हम लोग इनवर्ड आउटवर्ड यूज करते थे वर्डिंग, तो वो सेम वर्डिंग यहाँ पर मैंने आईओ क्वांटिटी में यूज कर लिया है। आईओ यानी इनवर्ड एंड आउटवर्ड और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपका
नॉट फिजिकल, डीमेट में जितने भी शेयर आपका लिस्टेड है ना वो सब यहाँ पर आपको यहाँ पर आ जाएगा इन आईओ क्वांटिटी में। अच्छा, मतलब क्लाइंट ने ऑफ मार्केट दिया है या मान लो कुछ ऐसा, तो वो यहाँ पे दिखेगा। हाँ, क्लाइंट ऑफ मार्केट यानी आपके पूल में जो दिया है वो, हाँ, पूल में, ओके ओके आपके पूल में जो दिया है वो सब ओके ओके। मुझे यहाँ पूल में जो दिया है वही आएगा। हाँ हाँ, यहाँ पर तो पूल में जो दिया है वही आएगा। ओके, और मान लो ऑफ डिमैट टू डिमैट ऑफ मार्केट रहेगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, वो डायरेक्ट होल्डिंग वो में तो उसका वो तो आपका डीपी में दिखेगा ना, आपका सीडीएसएल बराबर। डीपी का जो एनएसएल डीपी बराबर रहेगा, बराबर, ओके राइट। ओके। यहाँ पर जो पे इन पर्पस के लिए यहाँ जो पे सिर्फ मैंने पूल दिया, के रिलेटेड शेयर आएगा, पूल में आप आया है हटा तो दो। सिर्फ पूल रिलेटेड से रहेगा, बराबर है, पूल रिलेटेड से ही आएगा। ओके 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 ओके। ओके, अभी देखो यहाँ पर मेरा जैसे यहाँ पर पेज में शेयर आ जाता है, आपकी जॉब यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, आपने रिको भी कर दिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी आपकी जॉब कंप्लीट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसको आपको क्या करना है मालूम है? आपको उसको अर्ली पे इन करना है। अर्ली पे इन यानी आपके पास पूल में जितना भी शेयर पड़ा है ना, उसको आपको एक्सचेंज में पे इन करने का है, बराबर है ना? ओके, तो मैं क्या करूंगा, प्रोसेस के अंदर डीमेट के अंदर जनरेट आयो करके एक मेरा मेनू है, वो मेनू के अंदर मैं जाऊंगा और यहाँ पर उसको मैं ये स्टेप नंबर 5 अर्ली पे इन रोलिंग और टिट्यूड में ये मैं प्रोसेस करूंगा। ये क्या है, अगर ये मैं प्रोसेस करूंगा तो जितना भी शेयर मेरे पास पूल में आकर के पड़ा है उसका पे इन हो जाएगा, बराबर है ना? लेकिन आप मुझे बोलेंगे कि मेरे पास पूल में तो बहुत सारे शेयर पड़े हैं, लेकिन कौन सा शेयर आपको अर्ली पे इन नहीं करना है, कोई मुझे बताएगा? देखो मैं थोड़ा आगे जाता हूं और यहां पर एक्स्ट्रा क्वांटिटी के ऊपर शॉर्ट करता हूं, बराबर है? अभी कोई मुझे बताएगा कि मुझे अर्ली पे इन कितना करना है? मुझे अर्ली पे इन ये जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी, जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है ना, उसका मुझे अर्ली पे इन नहीं करना है। आज की तारीख में आप सबको पता है ना कि सपोज अभी डिपॉजिट का सिस्टम क्या हो गया है कि अगर मैं एक्स्ट्रा शेयर अर्ली पे इन करता हूं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मेरे को सेम डे या फिर T+1 पे वो मेरे पूल में वापस रिटर्न देता है। क्यों, कैसे? वो लोग क्या करते हैं, ओब्लिगेशन ही नहीं है, सॉरी, ओब्लिगेशन नहीं है इसके लिए। हाँ, मेरा ट्रेड ऑब्लिगेशन नहीं है। अभी क्या होता है मालूम है, ये प्रोसेस कैसा रहता है कि सपोज आपने अर्ली पे इन कर दिया डिपॉजिटरी में, फिर रात को डिपॉजिटरी क्या करती है, सीसी के साथ डेटा शेयर करती है। सीसी में क्लाइंट का ऑब्लिगेशन पड़ा है और डिपॉजिटरी के पास क्या पड़ा है, क्लाइंट का अर्ली पे इन का क्वांटिटी पड़ा है, बराबर है? अभी वो क्या करती है, दोनों आमने सामने एक दूसरे से बात करते हैं। सीसी क्या बोलता है कि ये क्लाइंट का ऑब्लिगेशन अतिशय का सिर्फ 300 ही है और डिपॉजिटरी में हमने अर्ली पे इन कर दिया 3000 शेयर का, यानी वो डीपी को इंस्ट्रक्शन देती है कि इसका 2700 शेयर उसके पूल में रिवर्ट कर दो। एट द सेम टाइम एबीपी उसका ऑब्लिगेशन ही नहीं है और अर्ली पे इन हमने 3000 कर दिया, तो वो क्या होता है, 3000 शेयर रात को हमारे पूल में रिटर्न आ जाता है, बराबर है? ओके, अभी मैं आपको एक सीन बताता हूं कि सपोज हम यहाँ पर अगर 3000 शेयर का मैंने अर्ली पे इन कर दिया और क्लाइंट ने ट्रेड को ट्रेड में शेयर बेच दिया है एग्जांपल, तो क्या सीन हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि अगर अर्ली पे इन मैंने कर दिया, राइट, और वहां पर ऑब्लिगेशन नहीं है, तो क्लाइंट का मार्जिन शॉर्टफॉल जा सकता है। क्यों? क्योंकि सीसी या डिपॉजिट मुझे शेयर T+1 पे रिटर्न करेगी, या पहले तो क्या होता था मालूम है, T+2 पे मुझे रिटर्न, हमें पैसा चाहिए अपने एबीसी बढ़ाने के लिए। हमने क्या किया है मालूम है, बिफोर डूइंग अर्ली पे इन, ये जनरेट आयो में से जब हम लिए 5 नंबर का बटन दबाएंगे ना अर्ली पे इन का, उससे पहले मुझे क्या करना है, क्या? हाँ हाँ, कुछ क्वेश्चन है किसी को? क्वेश्चन है नहीं ना, बराबर? तो मुझे अर्ली पे इन करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अर्ली पे इन मुझे नहीं करना है, यानी क्लाइंट का ट्रेड ऑब्लिगेशन नहीं है, उसके लिए मुझे को एक प्रोसेस करना है ईपीआई सिंक करके, और यहाँ पर वो सेटलमेंट नंबर में डाल दूंगा जहां पर मेरे पास एक्स्ट्रा शेयर आकर के क्लाइंट का पड़ा हुआ है।
राइट। ये सिस्टम क्या करेगी, क्लाइंट का जो अर्ली पेन का टैग लगा हुआ है ना यहाँ पर 3000 शेयर के ऊपर, वो निकल जाएगा, बराबर है। तो ऑब्वियसली उसका अर्ली पेन नहीं होगा, राइट। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है। अगर आप ये 5 नंबर का जो प्रोसेस है अर्ली पेन, वो दबाने से पहले आपको क्या करना है, ये अर्ली पेन यहाँ पर सिलेक्ट करने का है, ईपीआई सिंक और सेटलमेंट डाल के ये रिफ्रेश का बटन दबाने का है। सिस्टम क्या करेगी, वहां से अर्ली पेन का टैग हटा देगी। कहां से, जहां पर क्लाइंट का शेयर आया है वहां पर। रिफ्रेश में करता हूं यहाँ पर, और देखो ये देखो यहाँ पर 300 क्लाइंट का ऑब्लिगेशन है। क्लाइंट ने एक ही बार दिया था 3000 शेयर, लेकिन हमने क्या किया, उसको 2 टुकड़े में स्प्लिट कर दिया, बराबर। 300 शेयर का मैं अर्ली पेन करूंगा और 2700 का मैं अर्ली पेन नहीं करूंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अर्ली पेन का टैग आ गया। अर्ली पेन स्विच किसमें है, सिर्फ 300 शेयर में है, और बाकी का 2700 में अर्ली पेन का स्विच नहीं है, राइट। यानी सिस्टम के पास तो ऑब्लिगेशन तो था ही कि ये बंदे का सिर्फ 300 शेयर मुझे पेन करना है। ऑब्लिगेशन कितना है, 300, बराबर है। अब जाकर के मैं ये बट प्रोसेस करता हूं जनरेट इनवर्ड आउटवर्ड के अंदर, ये 5 नंबर का, और यहां पर मैं प्रोसेस करूंगा। तो ये क्या करेगा, सिर्फ मेरे पास जितना भी अर्ली पेन मैंने मार्क किया है उतने ही वो क्या करेगा, स्लिप जनरेट करेगा। और आप डिस्प्ले डिमेट में जाएंगे, जो एक्सचेंज पेन का स्क्रीन है ना, वहां पर आपको पता लग जाएगा कि कितना स्टॉक का हमने अर्ली पेन किया। यहां पर मैंने सिर्फ इतना स्टॉक का मैंने अर्ली पेन कर दिया, राइट। ये जो है ना, बराबर है। और वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, मैं उसकी क्या करूंगा, स्लिप जनरेट करूंगा प्रोसेस के अंदर। स्लिप जनरेशन के अंदर पुल टू अर्ली पेन, यानी पुल्स में से अर्ली पेन करता हूं। कहां से, एनएसडीएल में से भी कर सकता हूं और सीडीएसएल में से भी कर सकता हूं। देखो आपके पास डिपॉजिट है सिर्फ सीडीएसएल का, लेकिन आपका क्लाइंट एनएसडीएल में भी शेयर दे सकता है ना, जिसका डीमैट अकाउंट नंबर एनएसडीएल में, बराबर है। तो आपने रिको तो कर लिया टीसीएल फाइल लेकर के, राइट। रिको करने के बाद जितना भी शेयर आपके पूल में आया है एनएसडीएल में या सीडीएसएल में, वो सबका आपने अर्ली पेन कर दिया। तो ऑब्वियसली मुझे वो दोनों पुल का फाइल भी जनरेट करना पड़ेगा, राइट। एग्जांपल के मेरे पास अभी सीडीएसएल का डेटा है, तो मैं सीडीएसएल का ही मैं फाइल जनरेट करूंगा। यहाँ पर जैसे ही प्रोसेस करूंगा ना, यहाँ पर मेरा देखो यहाँ पर रिकॉर्ड आ गए 263 185 करके रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट सीडीएसएल पुल के लिए है। वो रिपोर्ट डिमेट में मैं जाऊंगा, और 263 185 वाला रिपोर्ट जो है वो जैसे ही मैं फायर करूंगा मेरी फाइल बन जाएगी। सेकंड में डेट में सिलेक्ट कर रहा हूं, और यहां पर मैं स्मार्ट व्यू कर रहा हूं। तो देखो यहां पर मेरा डेटा आ गया, राइट। और वो फाइल मैं कहां पर अपलोड करूंगा, ईजीएस में अपलोड कर लूंगा। और जैसे ईजीएस में अपलोड करूंगा, मेरा पूल में से हर एक डेटा अर्ली पेन में चला जाएगा। फिर उसका वापस क्या करने का है मुझे, जैसे मैंने पूरा बताया ना, उसकी रिस्पॉन्स फाइल यानी DP-C9 में लूंगा, उसको इंपोर्ट करूंगा और उसका वापस पूरा प्रोसेस कंप्लीट करूंगा रिकंसिलिएशन का। यानी यहाँ पर जैसे डीमेट के अंदर जैसे मैंने आईओ क्वांटिटी में मेरे पास शेयर आए, तो सेम टू शेयर मुझे यहाँ पर एक्सचेंज को भी अर्ली पेन में देना है। यानी यहाँ पर ईपीआई क्वांटिटी के अंदर भी मेरा क्वांटिटी यहाँ पर सेम टू सेम आना चाहिए जितने हमारे पास पुल में आया था, बराबर है ना। अगर पुल में से एक बार एक्सचेंज में पेन में गया, तो मुझे उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आप सबको पता रहेगा कि शाम को मुझे वो क्लाइंट का ब्रेकअप देना पड़ता है कि कौन सा क्लाइंट का मैंने अर्ली पेन में शेयर दिया हुआ है, राइट। तो मैं रिपोर्ट के अंदर डीमेट में जाऊंगा। अगर एनसीएल रहेगा तो आपका फाइल का नाम रहेगा CLNT EPI फाइल। अगर आईसीसीएल रहेगा तो वहां पर आपको EPN फाइल करके आएगा रिपोर्ट। अभी ये रिपोर्ट मैं फायर करता हूं सेकंड में करके, और यहाँ पर देखो स्मार्ट व्यू करता हूं। तो ये फाइल जो मेरी जनरेट होगी ना, वो फाइल मुझे
अपलोड करनी है कहां पर, सिम्स में, एनसीएल है तो सिम्स में, और आईसीसीएल है तो एक्स्ट्रा नेट पे मुझे अपलोड करनी है, बराबर है। देखो यहाँ पर ये आइजन कोड आ गया, अरे सॉरी स्क्रिप्ट का नाम आ गया, सिंबल, मेरा ब्रोकर का कोड आ जाएगा, कौन सा क्लाइंट है, कौन सा सेटलमेंट में मैंने कितना शेयर अर्ली पेड किया, वो ब्रेकअप मुझे ऑटोमेटिक यहाँ पर फाइल के अंदर आ जाएगा, और वो मुझे अपलोड करनी है। तब जाकर के सीसी डिपॉजिटर के साथ मैच करेगा, और साथ में ट्रेड ऑब्लिगेशन भी मैच करेगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस जो मैंने बताया है वो कंप्लीट प्रोसेस है पे इन का, जो आपको टी डे के लिए करना पड़ता है, या T+1 पे भी मुझे करना पड़ता है। यहाँ पर और एक चीज हम लोग ने मिस कर दी कि सपोज आज की तारीख में मार्जिन प्लेस शुरू हो गया है, बराबर है, जो हेमेंद्र भाई ने आपको बिगिनिंग में ही बताया कि इंपोर्ट डिमेट के अंदर, सॉरी इंपोर्ट प्लेज में जाकर के हम लोग ये स्टेप प्रोसेस करेंगे अनप्लेज वाला। तो ये प्रोसेस भी आपको करना है, क्यों, क्योंकि मेरे पास शेयर कुछ प्लेज में पड़ा है, तो प्लेज में जो शेयर पड़ा है वो मैं क्या करूंगा, क्लाइंट को अनप्लेज करके उसका फिर मैं स्लिप जनरेट करूंगा और अल्टीमेटली डिपॉजिट में अपलोड कर दूंगा, बराबर है ना। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया पेन का। सर अभी जिस दिन मान लो डबल पेन रहेगा, या हाँ मान लो कि जिस दिन पेन नहीं रहेगा, जैसे कि आज हाँ 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 मैंने शेयर बेचा है, हम्म अब मैं उस दिन मतलब अनप्लेज करूंगा कि नहीं करूंगा, पहला क्वेश्चन। नहीं और देखो, मुझे आज बेचा है रिमेनिंग, ना, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। पहली बात मैं मतलब सेटलमेंट हॉलीडे है आज, ठीक है, एक एग्जाम्पल। आज सेटलमेंट तो हॉलीडे है, बराबर है, ठीक है। हाँ उस दिन मैं मतलब मेरा बेचा हुआ है पहले का, हम्म लेट्स से, हम्म, या आज का बेचा हुआ है बेसिकली, हाँ, एक यानी आज एग्जाम्पल। ट्रेडिंग ट्रेडिंग हॉलीडे नहीं है लेकिन सेटलमेंट हॉलीडे है, बराबर है ना। हाँ हाँ हाँ। ओके ठीक है। हाँ अब मेरे को कैसा है कि मेरे को पहला पेइंग प्रोसेस कंप्लीट करके रिमेनिंग जो मेरा क्वांटिटी रहेगा डीमैट में, उसको मेरे को प्लेज लेट से प्लेज करना रहेगा, मतलब। अनप्लेज करना पड़ेगा और उसके पे इन करना पड़ेगा, बराबर है ना। हाँ हाँ। हाँ तो मेरा कैसा है कि एक, अभी की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, बट हम्म ऐसा हुआ था कि मैंने उस दिन बेसिकली एक दिन ऐसा हुआ था कि जिस हम्म दिन सेटलमेंट हॉलीडे था, और हम्म हमने क्या किया कि उसका सेटलमेंट हॉलीडे के होने के कारण पेन नहीं हम्म किया था, और वो क्वांटिटी हमें एक्स्ट्रा दिखा डिमांड में, और हमने प्लेज कर दिया, और उसका हम्म करोड़ों का ऑक्शन हो गया नेक्स्ट डे, और मैं हम्म, छुट्टी पे था उस दिन। तो मेरा ठीक है। देखो ये स्किल में ये प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे मालूम है, देखो एक्सचेंज में सेटलमेंट हॉलीडे है, सी सेटलमेंट हॉलीडे का मतलब क्या होता है मालूम है, कि वहां पर वो लोग पे इन पे आउट का प्रोसेस नहीं करेंगे, राइट। लेकिन आपको खुद को तो पे इन करना है ना। एग्जाम्पल के आज क्लाइंट ने माल बेच दिया, एग्जाम्पल, राइट, और उसका शेयर आपके पास प्लेज में पड़ा है, और आपने उसको अनप्लेज करके पे नहीं किया, तो ऑब्वियसली उसका मार्केट में ऑप्शन हो जाएगा, अगर नेक्स्ट डे मॉर्निंग को उसका वो है तो। एग्जाम्पल, अगर सपोज T+1 आ गया, देखो आज आपने कुछ शेयर बेचे और उसका आज आपने पे नहीं किया, सी आपको आप सी बेसिकली क्या होता है, डिपॉजिट ही अंदर से चालू रहता है, लेकिन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करते हैं, फंड्स का और सेटलमेंट का पे इन पे आउट नहीं करने वाली है, क्योंकि वो वहां पर आज हॉलीडे है। लेकिन आपका डिपॉजिट ही चालू है, यानी आप क्लाइंट का पे इन प्रोसेस तो कर ही सकते हो, कि जैसे कि आज सेटलमेंट हॉलीडे है लेकिन ट्रेडिंग हॉलीडे नहीं है, तो ट्रेड तो चालू ही है। तो आज शाम को क्या हो जाएगा मालूम है, कि आपका डिपॉजिट ही चालू है करके आपको क्यूसा से भी पे इन करना है, आईएसटी पे मारना है, और पीओसी पे इन करना है, और ऑब्वियसली क्लाइंट का शेयर आपके पास प्लेज में पड़ा है, तो वो शेयर लास्ट में अनप्लेज करके उसको पे इन भी करना है। नहीं तो क्या हो जाएगा मालूम है, रात को जो मार्जिन का फाइल आएगा ना, उसमें क्लाइंट को पूरा मार्जिन लग के आ जाएगा, अगर आप पे इन प्रोसेस नहीं करेंगे तो, राइट। तो कंपलसरी आपको टी डे के लिए भी पे इन तो करना ही है। समझ गया, मतलब हमें डीपी को फाइल दे देना है बेसिकली अनपेड। हाँ डीपी में आपका जितना भी डेटा है ना, वो हर एक डेटा आपका डीपी में एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो सीसी उसको सेटल नहीं करेगा, क्योंकि आज सेटलमेंट हॉलीडे कर, बराबर बराबर, ठीक बराबर है है ना। ठीक। ओके, अभी पेन का ये जो साइकिल हमने कंप्लीट किया, उसके रिलेटेड कुछ क्वेरी है सबको।
किसी को भी कुछ क्वेरी है? एक बार हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, जो हम लोग अभी पहले पे इन करेंगे उसके बाद जो शेयर्स प्लेज में होगा एक्सचेंज में या ब्रोकर के पास, हाँ तो उसको अनप्लेज बाद में करना है या पे इन होने से पहले ही आपका सिस्टम अनप्लेज करता है नहीं कुछ नहीं, देखो, ऐसा? हाँ मैंने जैसे बताया ना कि मैं प्रोसेस करूंगा, यहाँ पर पे इन का प्रोसेस करूंगा। क्लाइंट पे इन मैंने कर लिया, 2 ऑफ मई है, 2 ऑफ मई। पहले मैंने ट्रेड किया और उसके बाद मैंने क्या किया, ये क्यूसा से पे इन किया, आईएसटी कर दिया, पीओ कर दिया, और बेनिफिशियरी में शेयर पड़े ना प्रो की, तो वो भी मैंने पे इन प्रोसेस कर दिया। ये मेरे पास जितने भी फ्री शेयर है ना उसका मैंने पे इन कर दिया। क्यूसा में भी फ्री है, पुल में भी फ्री है, और पीओ में भी फ्री है उसके अकाउंट में, और बेनिफिशियरी का भी मेरे पास पड़ा है, उसका मैंने पे इन कर दिया। अभी मैं क्या करूंगा, स्लिप जनरेट करना है तो आप जनरेट कर सकते हो स्लिप जनरेशन, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर और एक प्रोसेस करूंगा इंपोर्ट प्लेज में जाकर के। जो मेरे पास शेयर्स प्लेज में पड़े हैं, मेरे पास पड़ा है, यानी मैंने आगे फर्दर उसको रिप्लेस नहीं किया है, बराबर है, वो शेयर में क्लाइंट के अकाउंट में फ्री कर दूंगा। कौन सा बटन से? ये एक प्रोसेस है एसक्यूएल अनप्लेज, जो हमने सेशन हाँ 1 हेलो, सेटलमेंट का सेशन 1 में एक डिस्कस किया था। एक सेकंड सर, मैं वही पूछ रहा था कि हम लोग वहाँ बैक ऑफिस में फाइल बनाने के बाद अनप्लेज इमीडिएट करेंगे या बैच ईजीएस्ट में अपलोड करने के बाद DPC9 लेने के बाद अनप्लेज का प्रोसेस करना है? नहीं 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 नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ आपको। प्रोसेस ये जो मैंने पे इन का प्रोसेस कंप्लीट किया किया ये तो बैच बना अपना, हम लोग ईजीएस्ट में नहीं नहीं अपलोड नहीं, नहीं ये कर रहे बेच हैं। सुनो ना, ये बेच मैं ये बताओ, ये मेरा प्रोसेस हुआ, अभी हाँ तक मैंने स्लिप जनरेट नहीं किया, बराबर। हाँ पहले ये प्रोसेस मैं कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं प्लेज में जाकर के एस जो मेरे पास शेयर पड़ा है उसको मैं अनप्लेज करूंगा। ये एसक्यूएल अनप्लेज यानी जो शेयर मेरे पास पेज में पड़ा है वो क्लाइंट के अकाउंट में फ्री हो जाएंगे, और उसके बाद में यानी उसका डेटा जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पर मैं उसका स्लिप जनरेट करूंगा। स्लिप जनरेशन में पहले मैं क्या करूंगा कि मैंने क्यूसा से, आईएससी से या पीओ से जो पे इन किया ना उसका मैं स्लिप जनरेट करूंगा, और उसके बाद इमीडिएटली मैं क्या करूंगा, जो प्लेज में पड़ा है ना उसका भी मैं स्लिप जनरेट करूंगा, यानी वो अनपेज हो जाएगा। और उसके बाद आपका पूरा DPC9 लेकर के आप रिको करो। तो आपको क्या करना है, पहले आपके पास जहां जहां शेयर पड़े क्यूसा, आईएसटी, पीओए या प्लेज में, वो सब अनपेज कर, वो सब पूरा डेटा प्रोसेस कर दो, उसका स्लिप जनरेट करो, उसका फाइल बनाओ, फाइल डिपॉजिट में अपलोड कर लो, और फिर लास्ट में उसको आप रिको करो, बराबर है ना? क्लियर? कभी कोई डाउट है? ठीक है सर। बराबर है। अच्छा अभी हाँ हाँ संदीप भाई, और एक क्वेरी था। हाँ बोलो। हाँ, आपने वो बताने वाले थे ना, को जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी क्लाइंट गलती से दे देता है तो हाँ उसको रिटर्न करने के लिए कोई रिपोर्ट है क्या? बताता हूँ। हाँ 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 अभी देखो, यहाँ पर और एक क्वेश्चन है फिजिकल शेयर्स का, राइट। फिजिकल शेयर्स में मुझे करना कुछ नहीं है। देखो मैं ये जो सर फिजिकल सेटलमेंट वो एफएनओ का जो होता है ना एक्सपायरी, हाँ वही फिजिकल सेटलमेंट वाला ना। देखो क्या होता है मालूम है, फिजिकल का उस दिन जो हमने डिस्कस किया था ना, फिजिकल के अंदर आज की तारीख में सपोज 2 ऑफ मई को कुछ फिजिकल F1 फिजिकल वाला भी सेटल हुआ, तो मैं यहाँ पर ट्रेड के ऊपर क्लिक करूंगा ना तो वो भी ट्रेड पूल हो जाएगा, राइट। देखो फिजिकल के अंदर क्या होता है मालूम है, फिजिकल F1 का फिजिकल अंदर गुरुवार को वो मेरा फिजिकल में कन्वर्ट होता है शेयर। मेरा जितना भी इन द मनी वाला डेटा रहेगा जो असाइन या एक्सरसाइज हो गया, राइट, उसका मेरा फिजिकल सेटल हो जाएगा। फिर उसका हम लोग फिजिकल जो सेटल हुआ उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करेंगे, बराबर है। और यहाँ पर ये मैं ट्रेड पुल करूंगा ना, तो जैसे रोलिंग और T2D का जो ट्रेड पुल होगा ना उसके साथ ही मेरा फिजिकल का भी शेयर मेरा यहाँ पर ऑब्लिगेशन जनरेट हो जाएगा। और ये जो स्क्रीन है ना, डिस्प्ले डिमिट वाला जो स्क्रीन 2 ऑफ मई, अगर यहाँ पर मैं जाता हूं तो मुझे जैसे ये रोलिंग है NSE का और ट्रेड फॉर ट्रेड है, इन द सेम वे यहाँ पर आपको मेरा और एक लाइन आ जाएगा जो फिजिकल सेटलमेंट का रहेगा, NFDR करके, फ्यूचर एंड ऑप्शन डीमेट सेटलमेंट करके, राइट।
जिसका मतलब बुक हमारा टाइप क्या रहेगा, NFDR, और फिर उसका सेटलमेंट नंबर जो रहेगा ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, बराबर है। उसका भी यहाँ पर अगर पे इन रहेगा तो CPI आ जाएगा, और पे आउट रहेगा तो CPO आ जाएगा, बराबर है ना। अभी वो टेस्ट डेटा है नहीं मेरे पास, लेकिन आप यहाँ पर जैसे ट्रेड पुल करेंगे, ये फर्स्ट वाला बटन ऑटोमेटिक रोलिंग के साथ में वो भी यहाँ पर आ जाएगा, और इमीडिएटली अगर उसका शेयर मेरे पास PA में पड़ा रहेगा, या फिर मेरे पास पुल में पड़ा रहेगा, या IST किया रहेगा, तो उसका भी ये सब बटन क्लिक करूंगा ना तो पे इन हो जाएगा, क्लियर। और वही सेम मैनर में उसका अपना ये अर्ली पे इन भी हो जाए, राइट। अभी अच्छा, EPI भी पॉसिबल है उसमें? हाँ हाँ, सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पर मैं प्रोसेस में मैं जनरेट आवे में जाऊंगा, और जैसे मैं EPI रन करता हूँ ना यहाँ पर, हाँ हाँ समझ गया, वैसे ही प्रोसेस करना है। हाँ ये सेम रोलिंग D2T उसका भी पे इन यहाँ पर हो जाएगा, राइट। देखो अलग से मैंने B, यानी ये मेरा जो मैंने दिया ना, B मतलब फिजिकल सेटलमेंट का। अच्छा, F फिजिकल का है क्या ये? ओके, हाँ B मतलब हाँ FO फिजिकल का है। आप यहाँ पर जाएंगे ना तो B का टैग मैंने रखा है फिजिकल डिलीवरी, फिजिकल डेवलप, हाँ। जो F&O के लिए है। ओके ओके, अभी यहाँ पर पूरा मेरा पे इन कंप्लीट होता है। अभी देखो ये 7,600 शेयर में से 5,700 का एक्स्ट्रा हो गया। अभी ये एक्स्ट्रा शेयर मुझे आइदर क्लाइंट को देना है, या कभी कभी क्या हो सकता है मालूम है, क्लाइंट का ऑब्लिगेशन ट्रेड फॉर ट्रेड में है और उसने गलती से यहाँ पर दे दिया, बराबर। तो ये शेयर मुझे क्या करना है, मुझे इंटर सेटलमेंट करना पड़ेगा। हाँ, मैंने उसको अर्ली पे इन तो नहीं दिया है, क्यों? अगर अर्ली पे इन में चला जाएगा तो आपके पास वो शेयर फ्री नहीं है अभी, बराबर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आइदर क्लाइंट को रिटर्न करना पड़ेगा, या फिर मैं क्या करूंगा, अगर क्लाइंट ने गलती से शेयर रोलिंग में दे दिया और ट्रेड फॉर ट्रेड में सॉरी रोलिंग में दे दिया और उसका सेल ऑब्लिगेशन है ट्रेड फॉर ट्रेड में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रोलिंग से ट्रेड फॉर ट्रेड में मुझे इंटरसेटलमेंट करना पड़ेगा, बराबर है ना। तो हमने ये प्रोसेस के अंदर जनरेट IO का जो मेनू है, वो मेनू के अंदर मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है एक्सेस सेटलमेंट। अगर ये आप सिलेक्ट करते हो और यहाँ पर आपको सेटलमेंट डालना है कि कौन सा वॉलेट में उसका एक्स्ट्रा शेयर आ गया है, 2022081, मुझे पता है कि ये वॉलेट में क्लाइंट का एक्स्ट्रा शेयर आ गया है, राइट। यहाँ पर मैं डेट सिलेक्ट करता हूँ कि 2 मई, क्योंकि मैं सेम डे क्लाइंट को रिटर्न भी कर सकता हूँ, राइट। या फिर अगर उसने कोई दूसरा वॉलेट में शेयर बेचा है तो वहां पर मैं IST भी कर सकता हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया है एक्सेस सेटलमेंट, और यहाँ पर मैं सेटलमेंट नंबर चूज करूंगा, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर मुझे क्या प्रोसेस करना है वो मैं करूंगा। एग्जाम्पल के मैं अभी चूज कर रहा हूँ IST, तो ये क्या करेगा मालूम है, वो चेक करेगा कि क्लाइंट का कौन सा सेटलमेंट में उसका ऑब्लिगेशन करा है, जो ये वॉलेट में क्लाइंट ने एक्स्ट्रा दे दिया, बराबर है। और दूसरा यहाँ पर मैंने बटन दिया है क्लाइंट पे आउट, राइट। अगर मैं CPO सिलेक्ट करूंगा तो क्या करेगा सिस्टम, क्लाइंट का ऑब्लिगेशन नहीं है, यानी फोर्सफुली क्लाइंट को पे आउट में शेयर रिटर्न कर देगी। और एक ऑप्शन है होल्ड, जो पॉसिबल नहीं है, मुझे करना ही नहीं है। कभी कभी क्लाइंट क्या बोलता है, एक काम करो आप क्यूसा में लेके जाओ, होल्ड आज की तारीख में क्यूसा ही है और तो कुछ है ही नहीं, राइट। और मैं 1-2 दिन या कल बेचूंगा या परसों बेचूंगा, लेकिन वो कॉम्प्लायंस की दृष्टि से वो अलाउड नहीं है। क्यूसा में कौन सा शेयर जाएगा, लेजर डेबिट वाला ही, राइट। जो क्लाइंट ने एक्स्ट्रा शेयर दे दिया वो क्यूसा में जाएगा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन मेरे व्यू से वो अलाउड नहीं है, वो आपको करना ही नहीं। मैंने ऑप्शन तो दिया है लेकिन अलाउड नहीं, नहीं। वो सर वो ब्लॉक ही कर दो ना, जिधर लेजर डेबिट है वही लॉजिक लगाओ, ब्लॉक ही कर दो आप। लेकिन किसी को चॉइस चाहिए ना, वो क्यों करना पड़ता है मालूम है। सपोज एग्जांपल, वो क्यों करना पड़ता है, क्लाइंट ने शेयर मेरे पूल में दे दिए और फिर उसका डीमेट अकाउंट ब्लॉक हो गया, उसका डीमेट अकाउंट फ्रीज हो गया। सर वो अनम्यूट कीजिए ना पार्टिसिपेंट्स। हाँ हाँ, एक मिनट, एक सेकंड। हाँ अभी तो नहीं आ रहा है, चलो। तो मुझे सपोज क्लाइंट का अकाउंट फ्रीज हो गया या कोई रीजन से ब्लॉक हो गया है, तो
मुझे वो शेयर पूल में नहीं रखना है, मुझे किधर न किधर उसको लेके जाने का, इसके लिए मैं क्या करूंगा, होल्ड में लेके जाता हूं। कभी कभी जैसे वो शेयर मेरे पास पूल में किसी ने दे दिया और वो अभी भी अनआइडेंटिफाइड है, किसका शेयर है मुझे मालूम ही नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि उसका डिमेट डिटेल मेरे मास्टर में मैप नहीं किया है। तो वो शेयर भी मैं क्या करूंगा, अल्टीमेटली पूल में नहीं रखूंगा, वो मैं अल्टीमेटली क्या करूंगा, क्यूसा में लेके जाऊंगा। तो वो सब मल्टीपर्पज के लिए हमने ये बनाया हुआ है, राइट? तो हम लोग ये आईएसटी मारेंगे या फिर अल्टीमेटली क्लाइंट को दे देंगे, राइट? अभी यहाँ पर मैं चूज करता हूँ कि मैं शेयर क्लाइंट को वापस रिटर्न कर रहा हूँ, सीपीओ करूंगा, राइट? और जैसे यहाँ पर मैं ये प्रोसेस करूंगा तो क्लाइंट को शेयर यहाँ पर रिटर्न चला जाएगा, राइट? देखो यहाँ पर डिस्प्ले में डिमेट में जाता हूँ, अभी यहाँ पर मैं रिफ्रेश का बटन दबाता हूँ, तो देखो जो 5000 शेयर यहाँ पर एक्स्ट्रा आया था ना, वो 5000 शेयर मैंने क्लाइंट को रिटर्न कर दिया एज ए एक्सेस करके। यानी ये अगर एक्स्ट्रा में कुछ भी आता है तो यहाँ पर एज ए एक्सेस बैलेंसिंग कंपलसरी हो जाना चाहिए, बराबर है? यानी आपका ये वलन टैली हो गया एज फार एज द एक्स्ट्रा शेयर इज कंसर्न। और उसका क्या करूंगा, जो मैंने जो रिटर्न कर दिया ना क्लाइंट को, उसका मैं क्या करूंगा, स्लिप जनरेट करूंगा और उसका फाइल बना के डिपॉजिटरी में अपलोड कर दूंगा। परफेक्ट। अभी मैं पेइंग का प्रोसेस जो कंप्लीट हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार पूरा पेइंग सिस्टम के अंदर प्रोसेस करता था, ठीक है? मेरे पास इतना मतलब सैंपल नहीं है, लेकिन मेरे पास एक प्रोसेस है। इससे मैं क्या करूंगा कि क्लाइंट का पूरा शेयर मेरे पूल में आ गया, ऐसा सीन प्रोड्यूस कर सकता हूँ। सेकंड ऑफ मैं क्या करूंगा, एक प्रोसेस करता हूँ क्लाइंट पेड, यानी अभी भी जितना भी शेयर जो यहाँ पर नहीं है ना आईओ क्वांटिटी में, ये ट्रेड ऑब्लिगेशन है लेकिन आईओ नहीं है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आईओ में जनरेट हो जाएगा। ये प्रोसेस से क्लाइंट पेड में प्रोसेस करो एज इफ कि मेरे पास पूल में सब शेयर आ गया। यहां पर अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो एज इफ कि मेरे पास पूल में शेयर आ गए 60,520 शेयर, उसमें से 5,700 शेयर एक्स्ट्रा था और एक्स्ट्रा मैंने रिटर्न कर लिए, राइट? यहां पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो जो क्लाइंट का ऑब्लिगेशन है, ट्रेड ऑब्लिगेशन, उसके सामने आईओ क्वांटिटी आ गया। लेकिन ऑब्वियसली ये रिको नहीं होगा क्योंकि ये सब डमी डेटा है। अभी मैं क्या करता हूँ मालूम है, कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर किसी एक क्लाइंट का शॉर्ट जनरेट कर लेता हूँ, बराबर है ना? तो अपने को पता लगेगा शॉर्टेज क्या है। एक मिनट, इंटरनल भी अगर कुछ है तो मिल जाता है तो हम लोग देख लेते हैं इंटरनल। हाँ एक सेकंड ना, कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक में अगर इंटरनल है तो कुछ ऐसी भी होती है, बेला को हाँ ये नहीं है, 2 मिनट। हाँ ये है ना, नहीं ये भी नहीं है। तो अपने को एग्जैक्टली आइडिया मालूम पड़ जाएगा कि ये इंटरनल है, तो मुझे हाउ टू ट्रीट इंटरनल ऑल्सो। अरे ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, कोई भी एक क्लाइंट का मैं क्या करता हूँ, शॉर्टेज मार्क कर लेता हूँ एज इफ कि उसका शेयर नहीं आया। सेकंड ऑफ में ये जो फर्स्ट क्लाइंट है उसका ही शेयर नहीं आया, मैं ऐसा सीन प्रोड्यूस कर देता हूँ कि मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्लाइंट का 300 शेयर शॉर्टेज जनरेट हो गया, बराबर है ना? अच्छा, अभी मैं उसके बाद वाला प्रोसेस करता हूं कि ये पूरा का पूरा शेयर जो मेरे पास आया
उसका मैंने क्या किया, अर्ली पे इन कर दिया। अर्ली पे इन में शेयर चला गया मेरा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अर्ली पे इन क्वांटिटी आ जाएगी, वर्चुअल अर्ली पे इन करके आ गया मेरा पूरा का पूरा। ओके, अभी मैं पे आउट प्रोसेस चालू करूं। अच्छा अच्छा, ओके हेलो, अभी हमारा ऑलरेडी यहाँ पर टाइम हो चुका है, तो कैन वी कंक्लूड फॉर टुडे एंड कंटिन्यू विद टुमारो? यस सर प्लीज, कल पे आउट प्रोसेस बता दीजिए, आज आपने पेन रिपीट किया, थैंक यू। हाँ, अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर जो कुछ भी था वो कंप्लीट कर दिया, बराबर है। तो कुछ Correct, correct. किसी को भी कुछ भी क्वेरीज नहीं है ना पेन रिलेटेड? नहीं ना? ऑप्शन का दे रहा है, तो हम लोग फिर आज की तारीख में कंक्लूड करें। हाँ सर, हाँ ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हम लोग कंक्लूड करें, कल हम लोग क्या कर देंगे, मॉर्निंग को सेम टाइम पे पे आउट प्रोसेस से मैं शुरू करता हूँ कल। ओके 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 सर। हाँ हाँ, ओके थैंक यू। तो मैं कंक्लूड एंड करता हूँ मीटिंग को। ओके सर एक, हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन टाइप किया था वो कल एक्सप्लेन कीजिए, चलेगा? अच्छा, किसी आपने ने, टाइप किया था नहीं क्वेश्चंस? मैंने नहीं, किसी दूसरे ने किया है मेरे से, बट वो कल रिपीट, कल एक्सप्लेन हाँ, कीजिए, वो कोई प्रॉब्लम। जो इंटरनल प्रोसेस है ना, इसके लिए मैं इंटरनल प्रोसेस जो शॉर्टेज है ना, उसके लिए मैं केस प्रोड्यूस कर रहा था, वो भी मैं कल कवर कर लेता हूँ। हाँ मेरा भी क्वेश्चन था, शायद मैंने भी पूछा था पे आउट शॉर्टेज का वो। ओके ओके, हाँ कल हम लोग हाँ कवर कर लेंगे। हाँ ठीक है सर, ओके। ओके ओके, थैंक यू। Yeah.